गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है सबके। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, आप लोग सब जानते ही हो। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। गाइस, बेसिकली मैं ये वीडियो अपने YouTube वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। आप लोग जितने भी सामने स्टूडेंट देख रहे हो, सब हमारे एग्जिस्टिंग सीएमए फाइनल गूगल ड्राइव पेन ड्राइव स्टूडेंट्स हैं। और आज आप लोगों के लिए गाइडेंस वीडियो है। इसमें ऑल दो बच्चे जो होंगे वो मिक्स हैं। सर यहाँ पावर कट है इसलिए ऑफ है मेरा कैमरा, कोई बात नहीं, एक दो बच्चों का ऑफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जितने बच्चे दिख रहे हैं इधर मिक्स होंगे, कुछ जून अटेम्प्ट वाले होंगे, कुछ दिसंबर अटेम्प्ट वाले होंगे। सीएमए फाइनल वाले बच्चों को तो पहले बुलाना ही बड़ा मुश्किल है, बेचारे सारे वर्किंग होते हैं हमारे, तो इतने बिजी शेड्यूल में से इन लोगों ने टाइम ही निकाल लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और आज थोड़ा सा करियर गाइडेंस रहेगी कि आप लोगों को करना कैसे है। मैं दोनों इस पॉइंट से बात करूंगा, जिनका जून अटेम्प्ट है उनके लिए भी और जिनका दिसंबर अटेम्प्ट है उनके लिए भी। दिसंबर वाले तो बेचारे आधे से ज्यादा इस चीज में कंफ्यूज है कि बोथ ग्रुप देना है या सिंगल ग्रुप देना है। अच्छा, देना भी है नहीं देना है, इस दिसंबर में अगले जून में तो नहीं देना, इसमें भी कंफ्यूज है। तो सबके बारे में बात करेंगे आज। पहले मैं आप लोगों को एक बच्चे से मिलवा देता हूँ। हमारे पास एक स्टूडेंट है, मैंने एक स्टूडेंट और आई होगी अंजलि, मैं उसको देख रहा हूँ। एक स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा, अच्छा आ गई अंजलि, आ गई ना, अंजलि आई है, ठीक है। तो और एक स्टूडेंट आपको दिख रहा है मोइनुद्दीन। इधर ना हमने दो बच्चे ऑलरेडी ऐसे बुलवाए हैं जो अभी इसी रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर सीएमए फाइनल मोइनुद्दीन ने बोथ ग्रुप क्वालिफाई करे हैं सीएमए फाइनल का और क्वालिफाइड सीएमए बन चुका है। और एक अंजलि जो मैं आपको दिखाऊंगा स्टूडेंट एक मिलवाऊंगा, वो सीएमए फाइनल ग्रुप 3 उसने क्वालिफाई करा, उसकी मतलब ओवरऑल लॉ के पेपर में एग्जाम्पशन थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा जो बच्चे अभी भी रिसेंटली बन के निकले हैं, जो अभी भी क्वालिफाई हुए, थोड़ा सा उनको बुलवाने का फायदा ये था, मोटिव ये था कि वो गाइडेंस दे पाएंगे कि उन लोगों ने किस तरीके से प्रिपेयर करा था, क्योंकि ये रिसेंट अटेम्प्ट ऑनलाइन हुआ था और आप लोगों का भी ऑनलाइन है ना, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम फेस करा था, आप लोग भी फर्स्ट टाइम फेस करोगे। तो मैंने कहा इसलिए थोड़ा सा एक उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस हो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि मेरे से बेटर वो समझा पाएंगे जिन लोगों ने उस चीज को फेस करा है। मैं तो एक तरफ से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो मेन जो आप लोग गाइड कर पाएंगे वो कर पाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले मोइनुद्दीन से। मोइनुद्दीन मेरे भाई, ये नहीं समझना कि ये सारे बड़े हैं, डरना नहीं है। ये मोइनुद्दीन को मैं थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। ये भाई क्वालिफाइड सीएम में है, ये सीए सीएस सीएम में तीनों कर रहे हैं। और भाई का सीए इंटर का ग्रुप 1 निकल, मोइनुद्दीन ग्रुप 1 निकल चुका है। हाँ सर, ग्रुप 1 निकल चुका है। ग्रुप 1 निकल चुका है, सीएम में पूरी निकल चुकी है। और सीएस कहां तक पहुंची है? एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 निकल चुका है। अच्छा, सीएस एग्जीक्यूटिव का भी एक ग्रुप निकल चुका है, एक ग्रुप रह रहा है। मतलब ले देके उन दोनों के इंटर में एक ग्रुप निकल चुका है और सीएम में पूरी निकल चुकी है। बहुत बढ़िया यार, शाबाश। पहले तो तुम लोग आते कहां से मेरे को ये बताओ। सर मैं तमिलनाडु से हूँ। कौन सी प्रजाति के लोग हो? नहीं, तमिलनाडु से। तो मतलब इतनी मेहनत कैसे होती है? 3 डिग्री प्रोफेशनल। ऑल्दो मैंने भी तमिलनाडु, साउथ वाले बच्चे हमारे पास हैं, साउथ वाले बच्चे हमारे पास एक योगेश है और इसके अलावा एक अभी संबित आएगा, साउथ के बच्चे हमारे पास हैं। लेकिन फिर भी मोइनुद्दीन, हिम्मत है यार 3 डिग्री करना। पहले इन बच्चों को गाइडेंस दे कि करा कैसे था, बोथ ग्रुप के इन लोगों को कैसे तैयार करना है ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन प्रिपरेशन कैसे करनी है। और लॉ से जो बच्चे सबसे ज्यादा बच्चे डरते सीएमए फाइनल में लॉ डीटी से, तो लॉ डीटी का कैसे करा था वो भी बताएंगे। पहले तो इन सबको बताओ बच्चों को अपने बारे में थोड़ा सा कि बोथ ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए, सिंगल ग्रुप की करनी चाहिए, और बोथ ग्रुप की करनी चाहिए तो कितना टाइम इफेक्टिवली लगना चाहिए इन लोगों को तैयारी करने के लिए। सपोज मान के चलो कि इनका दिसंबर अटेम्प्ट में अगर ये लोग बोथ देते हैं और ये अभी से प्लान करते हैं, और ये मान के चलो कि बच्चे बिल्कुल नहीं ली, इन्होंने कोई क्लासेस नहीं ली, कुछ नहीं करा, अगर ये अब से क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो क्या ये दिसंबर में बोथ ग्रुप के लिए तैयार कर पाएंगे? मेरा एक पहला क्वेश्चन है, वो इनको गाइड करना है। और अगर कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं कर पाएंगे तो जून में देना है तो वो बेटर रहेगा या दिसंबर ही देना बेटर रहेगा? सिंगल सिंगल अगर सपोज कोई बच्चा बहुत तैयार नहीं कर पा रहा, उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है और वो ये कहता है कि मैं सिंगल सिंगल करके अगर दूंगा, तो क्या उसे सिंगल सिंगल करके देना बेटर रहेगा? सब मोइनुद्दीन थोड़ा सा गाइड करो अपने बारे में और थोड़ा सा अपने मार्क्स भी बताइए सबको, ठीक है मेरे भाई। चलो स्टार्ट करो। जी सर, जी सर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन प्रेजेंट हियर। मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन फ्रॉम मदुरई, तमिलनाडु। तो मेरा 12th मैंने 2017 में क्लियर किया था और फिर मैंने सोचा कि सीए कर लेते हैं। फिर सीपीटी मेरा क्लियर हुआ दिसंबर 2017 में, एंड देन सीए में फाउंडेशन भी तभी मैंने क्लियर कर लिया था। और 2018 में मैंने एक टैक्स फर्म ज्वाइन कर ली थी। वहाँ से मुझे टैक्स का एक्सपोजर मिलने लगा एंड साथ में शायद पार्ट टाइम जॉब करने लगा था वहाँ पे, एंड देन फुल टाइम में उतर गया था। तो जून 2018 में मेरा एक मिनट मैं इंटरप्ट करूंगा, सॉरी। एज कितनी है अभी? एज सर 21। क्या बात है, 21 में सीएम में क्वालिफाइड और सीएसीएस के इंटर के ग्रुप क्वालिफाइड। भाई आग लगा दिया तूने। मतलब मैं 22.5 साल की एज में बना था आर्टिकलशिप कंप्लीट करके। बहुत बढ़िया यार, मिसाल है तो अपने आप में, बहुत बढ़िया। गाइड करे इन सबको कैसे करा, बताओ। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो
मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला था। ओके, प्रॉपर हाँ। गाइडेंस मुझे सीए में इंटर तक नहीं मिला था। फाइनल में अच्छा। मुझे रमनदीप सर मिले थे, तो अरे उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया था फाइनली। और इंटर तक मैंने सेल्फ स्टडी की थी, और सारी सारी चीज़ें मुझे सेल्फ ही करना पड़ा था। और मोइनुद्दीन पूरा सीए जो इंटर भी सेल्फ पढ़ा, स्टडी? पूरा? कोई क्लास नहीं? हाँ सर, हाँ सर, कोई सारे यूट्यूब ने किया था सर। सीए में क्या इंटर सब कुछ सेल्फ बात किया है, था क्या सर। बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, क्योंकि आगे। सीए के लिए लेक्चर चाहिए थे ना सर, अच्छा, तो सीए के मैच हो गया लिए था। थे ना ऑलरेडी, फिर वहां से हाँ सर, कवर हो हाँ जाते सर, हैं, वहीं से कवर हो जाते हैं, हाँ ठीक सर, है। हाँ सर। हाँ ठीक है। इसी तो सीए में ज़्यादा बर्डन नहीं लगा था मुझे। और जून 2019 में मेरा ग्रुप 1 निकला था, एंड दिसंबर 2019 में मेरा ग्रुप 2 निकला था। एंड अलग अलग देने का रीज़न ये था कि मेरे एग्जाम्स क्लैश हो रहे थे। जून 2019 में मेरा सीए का एग्जाम एंड सीएमए के एग्जाम्स क्लैश हो रहे थे, जिससे मैंने सीए को चूज़ किया था। एंड सीए में मुझे ग्रुप 1 देना पड़ा था। ठीक एंड है। दोनों फॉर्चुनेटली मेरे सीए में दोनों ग्रुप्स निकल गए थे। एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था दिसंबर 2020 में सीएमए फाइनल का। एंड मैंने सर से क्लासेस ली थी मिड ऑफ, आई थिंक मिड ऑफ अगस्त में लिए थे सर से क्लासेस। राइट राइट राइट। तो सर का पहला क्वेश्चन ये था। हाँ सर। तो सर ने बोला था कि अभी से प्लान करोगे तो भी हम कर सकते हैं, एंड अगर लास्ट फ्यू मंथ्स बचे हैं तो भी सर की कृपा से हम पास हो सकते हैं। और कंपनी लॉ में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉ है फुल स्ट्रैटेजिक पेपर। और प्रैक्टिकल पेपर समझ लो, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कंपनी लॉ में मेरा एग्जाम्शन नहीं रहा, क्योंकि ज़्यादा फोकस मैंने किया था, पर मैंने एक्सपेक्ट किया था 72 प्लस या कुछ आएगा। 70 प्लस मैंने एक्सपेक्ट किया था, पर आए थे मेरे 54। पर नो इश्यूज, और भी अच्छा स्कोर कर सकता था मैं। एंड ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैंने ज़्यादा लेक्चर्स नहीं देखे, पर सर के गाइडेंस फुल मिली थी मुझे। यूट्यूब से भी किया था सर ने, लेक्चर से भी किया था, और पर्सनली मुझे गाइड किया था। तो अभी से हम स्टार्ट करेंगे तो भी आप कर सकते हो। अब सर ने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि पहला मोइनुद्दीन, क्वेश्चन ये था कि इफेक्टिवली सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे अगर, पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, इफेक्टिवली अगर हाँ ये सर, बच्चे अभी से प्लान करें तो क्या दिसंबर में वो ग्रुप दे सकते हैं? इनपे इतना सफिशिएंट टाइम है? हाँ सर, हाँ सर, बहुत सफिशिएंट टाइम है सर। सेमीफाइनल ग्रुप, दोनों ग्रुप साथ में निकल सकते हैं, और दोनों ग्रुप के लिए उनका टाइम बहुत बहुत काफ़ी है सर। क्योंकि अच्छा। मैंने अपनी सीएमए फाइनल की तैयारी आई थिंक जुलाई से की थी। जुलाई 2020 से ही स्टार्ट किया था, और और आपके पास दिसंबर अभी 20 में निकाल अप्रैल दिया? चल रहा है। और दिसंबर हाँ 20 में सर, हाँ निकाल सर, दिया, क्या बात है, बहुत ग्रुप, हाँ बहुत सर, बढ़िया। अच्छा। हाँ सर। इसलिए प्लान कर सकते हैं, और स्ट्रैटेजिकली आपको चलना चाहिए, क्योंकि सीएमए फाइनल इजी टू क्रैक है। ये मुझे सीएमए इंटर में पता चला कि सीएमए इंटर इजी टू क्रैक है। फिर मैंने सेम स्ट्रैटेजी इम्प्लाई किया सीएमए फाइनल पे, और सीएमए फाइनल मेरा एक अटेम्प्ट में निकल गया था। एंड ये स्ट्रैटेजी आपको ईजिली मिल जाएगी। लाइक आपके बुक के पहले थोड़े पेजेस आपको रीड करने पड़ेंगे कि कैसे वेटेज आ रहा है वहाँ पे। तो वेटेज के हिसाब से आप चलोगे तो ईजिली आप क्रैक कर सकते हो। एमसीक्यूज है, या आपको डरना नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज हर पेपर में आते हैं, एंड एमसीक्यूज की वजह से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और वहाँ पे हमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता। तो ईजी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मस्ट है, और आसानी से आप स्कोर कर सकते हो। और अभी भी आपके पास सफिशिएंट बहुत टाइम है, आप मोइनुद्दीन, इजीली अगर ये अभी से रैंक में स्टार्ट भी करें, अटेन कर सकते हो। अभी से अगर ये स्टार्ट करें तो इनका हाँ इफेक्टिवली सर, कितने टाइम में ग्रुप 1 खत्म हो जाना चाहिए? मतलब ग्रुप 3 जिसको बोलते हैं फाइनल में। ग्रुप 3। हाँ, हाँ सर, ग्रुप क्लासेस 3 के अगर अकॉर्डिंग। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो लाइक, हम्म। हाँ सर, तो क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट, अगर आप कंपनी लॉ और डीटी साथ में लेके चलना आप, क्योंकि जो दोनों हेवी सब्जेक्ट्स हैं। नहीं, कंपनी लॉ और डीटी साथ में लेके मत चलना। आपका इजी पेपर होगा स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ऐसे हम आपका बहुत इजी है, क्योंकि वो मिक्सचर है ऑफ कॉस्ट और ओ एम जो आपने इंटर में पढ़ा था। तो दोनों से आप इजी कंपेयर करके जल्दी खत्म कर सकते हो। ऐसे ही हम आपका यस जल्दी रोहित, खत्म हो जाएगा। यस रोहित, फिर आप आपको, पूछ लेना। सॉरी मोइनुद्दीन, वो रोहित कह रहा है कि कुछ। हाँ सर, रोहित हाँ मेरे सर, से पूछना है वो क्वेश्चन या मोइनुद्दीन से पूछना है वो क्वेश्चन? सर भैया से पूछना है। भैया से पूछना है, पूछ ले, क्या पूछना है? भैया। भैया मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आप हमें सजेस्ट करो दोनों ग्रुप एक साथ करने के लिए, तो हाँ आप सर। हमें क्या सजेस्ट करते हो कि दोनों ग्रुप एक साथ लेके चलना चाहिए, पहले एक कंप्लीट करें फिर दूसरा उठाएं? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए हमें? पहले आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप में दिन में कितने टाइम आप पढ़ सकते हो। क्योंकि मेरा तो वर्क फ्रॉम होम था, तो मैंने आसानी से मैंने मैनेज कर लिया था, क्योंकि बुक मेरा खुला ही रहता था। जब काम आता था तो मैं कर लेता था। तो आपको टाइम देखना पड़ेगा कि कितना अवेलेबल है आपके पास। अगर बोथ ग्रुप्स आपको देना है तो दिन में आपको कम से कम 8 to 10 आवर्स होनी चाहिए, तो आप इजीली तब कंप्लीट कर सकते हो। गाइस, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा, समझना मेरी बात क्या कहने जा रहा है। अभी चल रहा है आपका अप्रैल, और अप्रैल के अकॉर्डिंग अगर आप लोग बोथ ग्रुप इकट्ठे उठाओगे तो वो नहीं मैनेज होंगे 8 पेपर। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो है एक एक ग्रुप करके करो, मतलब तैयार करो, टारगेट ये रखना कि दिसंबर में बोथ देने हैं।
आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे को एक एक ग्रुप करके करना है। जैसे सपोज अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड तक अगर आप निपटा देते हो आपका ग्रुप 1, और उसके बाद आप, अगर मैं कहता हूं जुलाई एंड के बाद अगर आप अगस्त के 10 तक भी जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप 1 निपटा दो। ग्रुप 1 जो है ना वो बहुत बड़ा पेपर, मतलब बड़ा ग्रुप है एज कम्पेयर ग्रुप 1 में, उसको बोल रहा हूं ग्रुप 3 जो है आप लोगों का। ग्रुप 3 आपका बड़ा ग्रुप है, ग्रुप 4 आपका छोटा ग्रुप है। तो ग्रुप 4 आप 2-2.5 महीने में भी निपटा सकते हो क्लासेस से, लेकिन ग्रुप 3 आपका आसानी से नहीं निपटने वाला। तो ग्रुप 3 को आप लोग ये टारगेट रख के चलो कि मैं 10 अगस्त तक भी कर लूंगा तो ओके है, कोई मैंने डिले नहीं करी है। लेकिन ग्रुप 4 का आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो 10 अगस्त के बाद बचा हुआ अगस्त का महीना है, सितंबर का महीना है, अक्टूबर 15 तक का मार्जिन लेके चलना, और लास्ट डेडलाइन अगर जाए तो अक्टूबर एंड तक, बस खत्म। अक्टूबर एंड तक में आपके बोथ ग्रुप की क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए। और जब तक आप ये क्लासेस कर रहे हो आप, अच्छा एक चीज अगर आपने नोटिस करी हो तो मैंने एक चीज बोली है कि जब आपका पहला वाला ग्रुप चल रहा था तब आपका दूसरा ग्रुप नहीं चल रहा था। तो आप एक चीज समझो कि एक दिन में आपको ऑल्टरनेट डे का शेड्यूल बनाना है। एमडब्ल्यूएफ में 2 सब्जेक्ट, टीटीएस में 2 सब्जेक्ट, और डेली उनकी साथ साथ रिवीजन करनी है, और संडे को तो रिवीजन करनी ही है सबकी। तो जब आपका एक ग्रुप चल रहा है तब तक आपका दूसरा नहीं चल रहा, जब आपका दूसरा चलेगा तब तक पहले वाला नहीं चल रहा। तो आप ये समझो कि आपके ऊपर बर्डन 8 पेपर का एक साथ नहीं आ रहा है। और जब वो पूरे ग्रुप, आपकी सारी कोचिंग अक्टूबर एंड तक खत्म हो जाए तो नवंबर का आपका पूरा रिवीजन करने के लिए आपके पास है। दिसंबर में से लिखवा लो कि पेपर नहीं होते। अच्छा ये पब्लिक हो जाएगी वीडियो, लेकिन मैं बता रहा हूँ दिसंबर पेपर नहीं होते, लिख लो मेरे से, नहीं होंगे तुम्हारे दिसंबर पेपर। जो हालात चल रहे हैं ना मार्केट के अंदर, नहीं होते तुम्हारे दिसंबर पेपर। दिसंबर फिर जनवरी जाएगा वो। तो तुम्हारे पास ले देके ये मान के चलना कि तुम्हारे पास 2 महीने होंगे सेल्फ स्टडी करने के लिए अच्छे से। लेकिन हम नहीं मानते, हम मानते जनवरी में नहीं हो रहे, मान लो छोड़ो, हम मान के चलते दिसंबर एंड में ही हो रहे हैं। मतलब 10 तारीख के आसपास तुम्हारे पेपर होते हैं, 10 या 21 तारीख से सीएस के होते हैं, राइट। तो तुम्हारे 10 तारीख से होते हैं, 10 दिसंबर से सीएस के पेपर होते हैं, सीएमए के। तो तुम मान के चलो तुम्हारे 40 डेज होंगे रिवीजन करने के लिए, जो तुम्हारे, और सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, तुम्हारे को रटना नहीं है मेरे भाई, अब रटना नहीं है। तो 40 डेज भी रिवीजन के लिए बहुत है। पेपर के अंदर 50, 60, 65 नंबर का तुम्हारा एमसीक्यू पेपर होना है। जिस बच्चे को कंसेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग है, जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ रखा है, तो उसको सामने ऑप्शन देखते ही स्ट्राइक कर जाएगा। अब वो रट रट के जाने वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। तो आप लोगों के लिए निकालना बहुत आसान है वो ग्रुप, दिसंबर के हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन 8 पेपर का प्रेशर एक साथ में लेने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा। अच्छा एज अ टीचर मेरे पास बोथ ग्रुप अवेलेबल है, मेरे को तो बोथ ग्रुप की कमाई होगी, मेरे को तो बेच के दोनों ग्रुप फायदा ही मिलेगा। लेकिन जितने भी बच्चों ने मेरे से बोथ ग्रुप की बात करी थी, सबको याद होगा मैंने किसी को नहीं बोला था कि बोथ ग्रुप इकट्ठे खरीदो। मैंने कहा सिंगल सिंगल करके तैयारी करो, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। पहले सिंगल ग्रुप करो, अपना कॉन्फिडेंस देखो कि जब तुम्हारा 10 अगस्त तक कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है तुम्हारे को तैयारी करके। अगर आ रहा है देन मूव टुवर्ड्स ग्रुप 4, और अगर नहीं आ रहा तो वहीं रुक जाओ, तैयारी करके सिंगल दो, अदरवाइज दूसरे की तैयारी करके अगले जून के अंदर बोथ दे दो। प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, कूल रहो जिंदगी में ना। मतलब मोटे मोटे चश्मे नहीं लगवाने अपने ऊपर की रोड पे चलते फिरते रोक रहे हैं भाई, तू सीएम में कर रहा होगा, है ना। मैं बैटरी बच्चा नहीं बनना, शक्ल देख के लोग टोक दे मारे को कि अच्छा ये बेचारा प्रेशर में है जिंदगी के अंदर, है ना। कूल रहना है बिल्कुल, कि हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि हमारी शक्ल देख के लोग जज कर रहे हैं, हाँ 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 ये बेचारा प्रोफेशनल कोर्स कर रहा होगा तब इसकी शक्ल उतरी पड़ी है ना। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है, बिल्कुल कूल रह के चलना है जिंदगी के अंदर, कि हमारे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा अब समझने वाली चीज ये है कि सिंगल सिंगल ग्रुप करके हम लोग तैयार कर रहे हैं, देन हम दूसरा करेंगे। तो अब इसके अंदर एक चीज ये है कि सबसे बड़ा जो तुम्हारा पेपर है ना, वो ग्रुप 1 के अंदर आते हैं लॉ और डीटी। लॉ और डीटी तो समंदर है, वो तो 300 घंटे तक चला जाता है। लॉ 180 190 घंटे तक एवरेज जाती है जब आप पूरी तैयारी करोगे। और बाकी सब्जेक्ट जो आपके छोटे रहते हैं, बाकी सब्जेक्ट आपके छोटे हैं। अगर मैं बात करूं एससीएम की, तो वो तुम लोगों ने बहुत सारा बेस बना होता है आप लोगों को ऑलरेडी, तो वो इजीली कवर हो जाता है। और रही बात एसएफएम की, वो भी हो जाता है। अगर मैं तुम्हारे ग्रुप 4 की बात करूं तो तुम हंसोगे। ग्रुप 4 में कॉस्ट ऑडिट और एसपीएम बीवीएम का दोनों का सिलेबस मिला के 140 150 घंटे का, मतलब 70 75 घंटे के सिलेबस है। मतलब जितने में तुम्हारा लॉ नहीं निपटेगा उतने में तुम्हारे 2.5 पेपर तैयार हो जाएंगे ग्रुप 4 के। समझ आती है बात। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ग्रुप 4 तो बच्चा है, वो कभी भी निकल जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनका ग्रुप 4 पहली बार में निकल जाता, बेचारे ग्रुप 3 से स्ट्रगल कर रहे हैं, 4 5 साल हो गए, ग्रुप 3 निकल ही नहीं रहा। तो वो वाली गड़बड़ी नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चों को मार्केट में र्यूमर फैला होगा कि मैं सच्चाई बता रहा हूं लोगों को कि ग्रुप 4 पहले करो, ग्रुप 3 बाद में करना। बहुत सारे लोगों ने बात सुनी भी होगी मार्केट के अंदर। मगर मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों ने अभी अभी इंटर निकाला, दिसंबर के अंदर आप लोगों का पेपर होना है, अभी आप लोगों के पास 8-9 महीने का सफिशिएंट टाइम है। तो अभी आप लोग तैयारी करके अच्छे से बड़ी मछली पकड़ सकते हो, बड़ा ग्रुप तैयार कर सकते हो। अगर कोई बच्चा सिंगल ग्रुप प्लान कर रहा है और उसने अगर भगवान ना करे इस 9 महीने बर्बाद करके 4 ग्रुप की तैयारी करी और दिसंबर में खाली एक ही ग्रुप दिया, ग्रुप 4, तो बेटा उसके बाद तुम्हारे पास अगला जून दिसंबर के पिक्चर चालू हो जाएगी। और जून से पहले मई में तो रिवीजन होती है, तो सिर्फ 4 महीने का टाइम बचेगा। 4 महीने में तैयारी करके तुम ग्रुप 3 निकाल ही नहीं सकते आसानी से।
तो गलती से भी वो पैर नहीं डालना है, पहले बड़ी चीज निकाल दो, एक बार बर्डन खत्म। अच्छा, बहुत सारे लोग समझाते हैं कि आर्टिकलशिप कर रहे हो, अभी तो वैसे भी तुम्हारा तो समय समझ आता होगा आर्टिकलशिप मिलने नहीं वाली, अब इस टाइम तो जो हालात चल रहे हैं आर्टिकलशिप वैसे भी नहीं मिलने वाली, तो इस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। तो जो बच्चे अभी आर्टिकलशिप, और तुम्हारा एग्जाम्शन आएगी, लिखवा लेना मेरे से, दिसंबर के लिए एग्जाम्शन आएगी, तुम्हारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एग्जाम है मैं अभी तो जून के लिए आ गई ना, दिसंबर के लिए भी आएगी। अच्छा, ये मैं सोचना मैं काउंसिल में बैठा हूँ, मैं कहीं मेरे को सर बदनाम आप कितनी करवाओ। भविष्यवाणी करोगे? अरे मतलब सच होती है, सच होती है नहीं होती, पहले बता। तूने आज तक मेरे चैनल को फॉलो करा, जितनी बार मैंने बोला आज तक सच हुआ नहीं हुआ? होगा, हाँ सर, हुआ सर। बिल्कुल होता है सर, ना, बिल्कुल। होगा यस होगा, सर, यस सर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, टेंशन ना लो तुम, है ना। मगर मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं, मेरे घर वाले तो बेचारे मेरी भविष्यवाणी कराने चले गए थे, हमारा लड़का पढ़ता नहीं है, बर्बाद है, इसका क्या कराओ बताओ। तो मेरे को तो एक बार, मेरे को आज भी याद है, मैं पढ़ता नहीं था बचपन में। तुम्हारे लोगों को छोटी सी जर्नी बताता, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो बचपन से, बहुत सारे बच्चे तो 90 प्लस वाले होंगे, 85 90 प्लस 5 प्लस वाले होंगे। अगर मेरी जर्नी सुनोगे तो तुम हंसोगे। मैं वो बच्चा था जिसको घर वाले भी उसको गालियां देते थे कि पढ़ेगा नहीं, बर्बाद होगा, जिंदगी में करेगा क्या। मतलब मैं उस टाइप की कैटेगरी वाला बच्चा था। मतलब मैं घर से निकलता था, स्कूल नहीं जाता था, आसपास के सिनेमा हॉल इधर उधर बंक, मैंने ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी जहां मैं ना गया हूं। तो मैंने वैसी वाली जिंदगी जी है। तो मेरे 10th के अंदर मार्क्स आए थे 59-60% के आसपास, मेरे 10th क्लास में मार्क्स थे। तो अब तुम्हारा तो पता है। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? सब म्यूट कर लो यार अभी अपने आप को, है ना। तो मेरे 10th के अंदर 60% के आसपास मेरे मार्क्स थे। सब म्यूट कर लो प्लीज, जिसका भी है, ठीक। तो हमारे घर वाले कहते हैं कि हमारा लड़का तो बर्बाद है, इसका कुछ नहीं होगा। और मैंने ना मेरे मार्क्स ना मैथ्स के अंदर थे 33। सर, इफ ऑलरेडी अटेंडेड ग्रुप 3 एंड नॉट क्वालिफाइड बट वी कैन गिव बोथ ग्रुप इन जुलाई 21। मैं बताऊंगा यार, ये ना आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है प्रभास, उसके लिए अपने अलग से बात करना। मेनली ना दिसंबर वालों को मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ा सा तुम्हें मोटिवेट कर रहा था, बात रह गई मेरी कि हाँ। तो मेरे 10th में मार्क्स थे मैथ्स के अंदर 33, और ओवरऑल मेरी परसेंटेज थी 60 के आसपास। तो घर वालों को लगा हमारा लड़का बर्बाद है। तो अब सबने ये बोला कि भाई 11th में तो कॉमर्स विद मैथ्स लोगे तभी चलेगा बच्चा। अब मैं ये सोचे जाऊं बार बार कि मेरे से 10वीं में तो मैथ्स निकला नहीं, 33 नंबर में 11वीं में करके कैसे लूंगा उसको मैथ्स को। तो मैंने 11th क्लास में ये डिसाइड करा कि मैथ्स तो नहीं लेंगे, मैथ्स तो नहीं लेंगे। मैंने ली कॉमर्स विद कंप्यूटर साइंस C++, और मैं उसमें भी बर्बाद। मेरे पहले यूनिट टेस्ट में मार्क्स आए 25 में से 1.5। मैंने कहा लो भाई हो गई बेइज्जती। फिर उसके बाद हाफ ईयरली में मार्क्स आए 100 में से 6। मैंने कहा यार 1.5 चौके 6, 25 चौके 100, एवरेज तो वही है, तरक्की तो कोई नहीं हुई, एवरेज वही है, तरक्की कोई नहीं हुई। उसके बाद मैंने कहा अब मेरे से नहीं होता, मैंने उसके बाद वो भी छोड़ दिया। देन मैंने ली फिजिकल एजुकेशन 11th के अंदर लास्ट में, और फिर 12th में वही चलाई, और उससे मेरी 12वीं निकली, 60% मेरे मार्क्स थे। फिर करते करते हम लोग तो जिंदगी बर्बाद थे, पता ही था जिंदगी में हमारा कुछ होना नहीं है। फिर किसी ने बोल दिया कि यार प्रोफेशनल कोर्स कर लो, भाई भर दी हम लोगों ने। मैंने सीए भी भरी, सीएस भी भरी, दोनों कोर्स भर दिए। मैंने कहा जोश जोश में करेंगे। पहले 6 महीने बर्बाद कर दिए। 2012 में मैंने 12th करी थी। 2013 के बाद, उसके बाद मैंने 6 महीने बर्बाद करे। 2013 के जून के अंदर मैंने सीपीटी भी दिया और उधर से सीएस फाउंडेशन भी दिया। चांस की बात दोनों निकल गए, दोनों क्वालिफाई हो गए। मैंने कहा यार लेकिन एक चीज मेरे को पढ़ के समझ आ गई कि मेरा न्यूमेरिकल पेपर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई दूर हो जा, सीए से दूर हो जा, अब आगे नहीं निकालनी, सीएस पकड़ो, क्योंकि उसके अंदर लीगल, और मेरा लीगल में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। फिर मैंने सीएस करी। अब सबको अपनी औकात पता होती है, मैंने सिंगल ग्रुप दिया सीएस का, एग्जीक्यूटिव के अंदर सिंगल ही ग्रुप दिया, फेल हो गए। भाई मोहल्ले में बदनामी, घर वालों के आगे बदनामी। अब पंजाबी फैमिली में तो ऐसे बोलते हैं, तो मैं सानू तो पहले ही पता सी तोड़े बस नहीं है, तोड़े तो नहीं निकलना, ऐसे बोल रहे कि मेरे को तो पता तेरे बस की तेरे से नहीं निकलेगी, उन्होंने मेरे को बोला। तो मैंने सिंगल ग्रुप दिया, फेल हो गए। उसके बाद अगली बार मेहनत करी, बोथ ग्रुप निकाले एक ही बार में, ऑल ओवर इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, कंप्लीट ऑल इंडिया टॉपर, और बोथ ग्रुप फर्स्ट शॉट क्वालिफाई। और जब ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आए मेरे, तो मैं देख के हैरान कि मेरे कैसे आ गए, जिस बच्चे ने स्कूल में टॉप नहीं करा वो इंडिया में कैसे टॉप कर गया। अब उसको अपने ऊपर ही डाउट है ना। फिर उसके बाद फाइनल में आए, फिर फाइनल के अंदर आए, फिर एक ग्रुप दिया, फिर फेल हो गए। फिर उसके बाद दोबारा मेहनत करी, फिर बहुत ग्रुप दिया, ऑल इंडिया फोर्थ हाईएस्ट मार्क्स, अगेन सीएस फाइनल, ऑल इंडिया कंप्लीट टॉपर। फिर दोबारा कंप्लीट टॉप करा, ऑल ओवर इंडिया सीएस फाइनल। फिर करते 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 मैं जिस टाइम मैं सीएस बना, तो मैं साथ साथ अदर डिग्रीज कर रहा था। मैंने बीकॉम साथ में करी थी, सीएस मेरे साथ चल रही थी। जैसे बीकॉम क्वालिफाई, मैंने एमबीए भरी फाइनेंस मार्केटिंग में। जब वो क्वालिफाई हुआ, देन मैंने सीएस बनने के बाद एमकॉम करी, देन एलएलबी भर ली थी बाद में, जब ऐसे एमकॉम कंप्लीट हुई। देन उसके बाद साइबर लॉ करा मैंने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से।
ये साइबर लॉ ऑनलाइन क्राइम्स पे मेरा रेगुलर कॉलेज होता था शाम को 6 से 9। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रिसर्च सेंटर है दिल्ली के अंदर, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ILI, वहां से रेगुलर कॉलेज से प्रॉपर कोर्स होता है, शाम को 6 से 9 कॉलेज होता था, वो भी निकाला। देन फिर मैंने आर्टिकलशिप भी करी। करते 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 एट द एज ऑफ 22.5 और 23 मेरे पास 7 डिग्रियां थी और मैं यहां तक पहुंच चुका था और फेल भी हुए, सब कुछ हुआ। तो मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि कभी जिंदगी में फेल हो जाओ ना तो ये मत समझना कि हमारे लिए कुछ नहीं रखा, हम लोग बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ हो गया। जब मेरे जैसा बच्चा जो 60% वाला जिसका जिंदगी में कुछ नहीं लिखा था उसने कर लिया था, यार तुम लोग तो बहुत सारे बच्चे पहले से इंटेलिजेंट हो, है ना। हम तो बर्बाद बच्चे थे, इसके घर वालों का पूरा भरोसा था कुछ नहीं करेगा और हमने कर दिया। अच्छा, टीचरों को तो मैंने मजाक बना रखा था टीचरों का तो क्लास के अंदर, और आज मैं खुद ही टीचर हूँ। हे भगवान, मैंने क्या करा। और मैं टीचरों से मजे ले रहा होता था क्लास के अंदर कि अब नहीं तुम क्या पढ़ाओगे, है ना। मैं क्लास से बाहर चला जाता था और उनसे मजे ले रहा होता था। तो अल्टीमेटली जिंदगी में मेहनत करो और सब अच्छा होता है, जो लिखा होता है वो होगा। और मेरे को लगता है कि हम कुछ नहीं करते, ये सब किस्मत में लिखा होता है। तो मैं बात की तरह तुम्हारा सिंगल ग्रुप की तैयारी के लिए मैंने समझाया कैसे करना है। देन उसके बाद बोरो ग्रुप में आप लोगों को कैसे जाना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए जो बच्चे बोथ ग्रुप प्लान करें कि आपके अक्टूबर एंड तक हर हालात के अंदर बोथ ग्रुप की क्लास खत्म हो जानी चाहिए। जिन बच्चों को 10 अगस्त के बाद आप लोगों की ग्रुप 3 की क्लास नहीं जानी चाहिए। और अब मोइनुद्दीन एक बात बता बच्चों को, लॉ के लिए बच्चे जैसे बहुत डरता है, स्पेसिफिकली लॉ में कैसे तैयारी करी थी, लॉ को कैसे प्रिपेयर करा था? लॉ के लिए सर, लॉ में पहले मैंने कंपनी लॉ बेस अच्छा बन गया था मेरा, क्योंकि इंटर से मैंने कंपनी लॉ पे ज्यादा फोकस करने लगा। और क्योंकि CS में भी कंपनी लॉ था, CA में भी कंपनी लॉ था और CA में भी कंपनी लॉ था, तो उसमें ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया था मेरा, तो मैंने अदर लॉज पे ज्यादा फोकस किया। अच्छा, ऑलरेडी क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो था यहाँ पे इसलिए हमारा कंपनी लॉ क्योंकि स्ट्रॉन्ग था इसलिए करा। मैं बहुत सारे बच्चों को मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि मार्किंग के हिसाब से जाते हैं कि जिस चीज की बेटे ज्यादा पहले उसको तैयार करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, 15 नंबर की आती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन पे करते हैं। और मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर कंपनी लॉ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो चीजें बेकार है आप लोगों के लिए। सेबी के लॉ ये सब बेकार है, पहले कंपनी लॉ स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। इसलिए जितने बच्चे जिन लोगों ने हमसे लेक्चर लिए, जब मैं शेड्यूल बनवाता हूँ तो आप सबको पता होगा मैं पहले कंपनी लॉ मार्क करवाता हूँ कि पहले कंपनी लॉ करो उसके बाद अदर लॉ पे मूव करना। उसका कंपनी लॉ मोइनुद्दीन का ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसने अदर लॉ पहले तैयार कर ली क्योंकि वो ऑलरेडी CS कर रहा था। लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो, CS वाले बच्चों को ऑलरेडी कंपनी लॉ स्ट्रॉन्ग होता है, आप लोगों का नहीं था, इसलिए आप लोगों को पहले कंपनी लॉ करने को बोला। देन मोइनुद्दीन क्या करा आगे अदर लॉ के बाद, कैसे करा अदर लॉ में? अभी CMA फाइनल पे हमारा लॉ, हाँ सर, CMA फाइनल लॉ में हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला हमारा कंपनी लॉ, उसके बाद अदर लॉज, उसके बाद हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस थोड़ा सा मार्क है पर उसमें से 15 मार्क का आ जाता है, तो वो एंड में कर सकते हो आप। तो पहले आपको कंपनी लॉ पे फोकस करना है, उसके बाद अदर लॉज पे, उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। तो मैंने अपना अदर लॉज किया था, उसके बाद कंपनी लॉ किया था, एंड लास्ट टाइम मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस किया था। तो पर एक्चुअली एग्जाम टाइम पे हमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन MCQs एंड एज वेल एज रिटन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आ गए थे जो अनएक्सपेक्टेड थे। तो थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस आ गए थे, 20 मार्क के करीब आ गए थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। तो वो भी एक्चुअल में अच्छा ही था, इजी, सिंपल, मैनेजेबल था। मतलब मोइनुद्दीन 15 मार्क्स की बेटे थे, 20 मार्क्स का आ गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेपर में? हाँ सर, तो 20 से ज्यादा आ गया था। अच्छा, ओके, ठीक है। तो अभी कंपनी लॉ पे आप ज्यादा फोकस करोगे तो भी आपको ठीक होगा, एंड अदर लॉज भी ज्यादा फोकस करोगे तो भी ठीक होगा। तो साइड बाय साइड आप दोनों मैनेज कर सकते हो, क्योंकि दोनों सिंपल ही है। ज्यादा आपको कॉन्सेप्शन नॉलेज सर दे देंगे, तो आप सर के गाइडेंस फॉलो करते रहो तो इजीली आपको एग्जामिनेशन आ सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बच्चा पूछ रहा है सर सम सजेशन फॉर टेक्स्ट फ्रॉम भैया। मोइनुद्दीन टेक्स्ट कैसे करा था? तूने सूरज सर से पढ़ा था ना टेक्स्ट? हाँ सर, मैंने सूरज सर से DT वॉल्यूम 3, DT वॉल्यूम 4 एंड 5 लिया था, एंड क्लासेस भी ली थी खाली बुक? अच्छा, पार्टली क्लासेस ली थी, फुल कोर्स नहीं लिया था? हाँ सर, पार्टली, फुल नहीं लिया था सर। ओके, उनकी सारी बुक्स ले ली सर, उनकी सारी बुक्स ले ली थी, एंड क्लासेस मैंने सिर्फ 3 वॉल्यूम की ली थी। ओके, एंड सूरज सर, क्योंकि मेरा टैक्स का भी मेरा ऑफिस चल रहा था ना सर, तो मैनेज होना था, थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्लासेस के साथ। इसलिए मैंने टैक्स कैसे करा? टैक्स के लिए कैसे करा? कितने टाइम देता था दिन में टैक्स को? टैक्स क्योंकि बहुत लेंथी है एक्चुअली। हाँ सर, टैक्स में ही मैं काम कर रहा था, क्योंकि टैक्स मैं टैक्सेशन ऑफिस में ही वर्क करता हूँ। तो टैक्स में मैंने सोचा कि इजी हो जाएगा, तो इजी मेरा निकल जाएगा, मैंने सोचा था। पर मेरा दिक्कत आ रही थी वॉल्यूम 4 एंड वॉल्यूम 5 में, इंटरनेशनल टैक्सेशन और रिटर्न ऑफ इनकम, वो थोड़े एंड के चैप्टर्स थे। एंड IIT में वॉल्यूम 3 में ज्यादा बैक एंड चैप्टर्स थे, क्योंकि मेरे 3 से भी मेरे पास ये
टैक्स था तो वो भी मेरा थोड़ा अच्छा ही था, टैक्स भी मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने सिर्फ दिन में थोड़ा थोड़ा सा ही देखा था, लाइक अच्छा। लेक्चर देखा उसके बाद रीड कर लिया था, और लास्ट में एग्जाम के पहले ही थोड़े दिन पे मुझे ड्यू डेट आ गया था सर, और अच्छा। दिसंबर 31 मेरा ड्यू डेट था। तो गाइस ये तो हो गया एक्सेप्शन, तुम इसको छोड़ो, मैं इसलिए एक्सेप्शन है कि किसको हर चीज पहले से आती थी, ये सीएस वीएस की वजह से कवर करके। मैं अंजलि को बुलवाता हूँ। अंजलि कहाँ है? अंजलि है, चली गई। अंजलि कहाँ गई? अंजलि लग रहा है चली गई है, अंजलि लग रहा है की सेशन में। अंजलि लग रहा है एग्जिट हो गई है किसी रीजन की वजह से। अच्छा ठीक है, तो गाइस मैं पहले बात कर रहा था, मैं ही बताता हूँ। तो आप लोगों को मैंने ये टारगेट रखा है कि आप लोगों को 10 अगस्त तक वो खत्म करना है, देन उसके बाद आपको ग्रुप 2 अक्टूबर एंड तक खत्म करना है, जिन बच्चों का क्या है दिसंबर अटेम्प्ट है। और एक चीज और याद रखना, सब बच्चों को बता रहा हूँ, शायद मैंने ऑलरेडी बता रखी है, स्पेसिफिकली लॉ के लिए आप लोगों को एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिसके अंदर आपको 25% में आपको पूरा कंटेंट समराइज करना है। ये बात बताई थी मैंने, सबको बताई थी ऑलरेडी, याद है वाली बात 25% वाली, या किसी को नहीं बताई मैंने? ये बताइए बताइए सर। 25% वाली बताता हूं, मैं बताता हूं, अगर नहीं बताइए तो मैं बता देता हूं। आप लोगों ने कॉपी मेंटेन करनी है। देखो अभी क्या होता है कि जब मैं लॉ पढ़ा रहा होता है ना, बहुत अच्छा लग रहा होता है वीडियो के अंदर देख देख के, वीडियो में देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है कि हाँ यार रमन सर करा रहे हैं, समझ आ रहा है। वो बाद में नहीं आता समझ, जब पेपर देने की बारी आती है ना तब सब उड़ जाता है। तो ना आपको दो चीजें करनी है, क्या कि एक तो अभी से जब मैं मार्क करवा रहा हूँ, जो जो मैं चीज लिखवा रहा हूँ, तो पहले वो तो लिखते चलने हैं, एग्जाम्पल जो भी मैं लिखवा रहा हूँ उसको बुक में लिखते चलना है। प्लस दूसरी चीज आप लोगों को क्या करनी है, आप लोगों को ना एक कॉपी बनानी है, और उसके अंदर जैसे सपोज मान लो मैंने आज की क्लास के अंदर 4 पेजेस कराए, मान लो आप वीडियो देख रहे हो, साथ में आपने 4 पेजेस उस वीडियो के अकॉर्डिंग खत्म कर लिए, तो आपको उस 4 पेजेस की समरी क्या होती है एक पेज में, 25% हो गया। तो उस 4 पेज में मेन क्या क्या बातें थी आपको 25% में समराइज करनी है, उसको 25% पे उतार लेना, मतलब 25% कितना हो गया एक पेज। तो 4 पेजेस की मेन बातें आपको आधा घंटा लगा के डेली बेसिस पे एक पेज पे उतार लेनी। उससे फायदा क्या होगा कि जब तक आपका फुल कोर्स खत्म होगा, मान लो 600 पेजेस की बुक है, तो 150 पेजेस के अंदर आपका अपना बनाया हुआ हैंड रिटन रजिस्टर तैयार हो जाएगा। उससे क्या होगा कि पेपर में एक रात पहले मेरी पढ़ाई हुई बुक पढ़ के जाना मुश्किल है, लेकिन अपने हाथ का बनाया हुआ रजिस्टर पढ़ के जाना आसान है। तो इसलिए आप, और ये ना आखिरी में नहीं बनेगा, आखिरी में नहीं बनेगा, कहीं आप लोग ये सोचो कि आखिरी में पूरा कोर्स खत्म होने के बाद कॉपी लेके बैठोगे, वो नहीं होगा बेटा। फिर तो तुम मतलब आखिरी में तुम एक्चुअल में क्या होता है, फिर तो तुम पेपर में ऑथर बनोगे। पेपर में तो क्या होता है भाई, एक वर्ड बता दे आगे मैं खुद कर लूंगा, होता है ना, वहां तुम अपने ऑथर खुद ही होते हैं पेपर के अंदर। फिर तुम्हारे वही वाले हालात होंगे, पेपर में जाके हम अपने आप ही जो मर्जी मन में आएगा वो लिख के जाएंगे। ऐसी हरकत नहीं करनी है, आखिरी में प्रेशर क्रिएट ना हो। तो अभी से हमारे लोगों को क्या करना है कि समराइज नोट्स बनाकर चले, लॉ के स्पेसिफिकली डीटी के, और टैक्स के लिए एक चीज बता रहा हूँ, डीटी के लिए और एससीएम के लिए बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पेपर से एक रात पहले ना सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। आपने कैसे तैयार किया था? मैंने ऐसे ही तैयार किया था जैसे मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, मैंने 25% में समराइज नोट्स बनाता था, देन उसको मैं तैयार करता था। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चंस मार्क करते रहना। जैसे जब आप टैक्स कर रहे हो या एससीएम कर रहे हो, तो आपको ना पढ़ते पढ़ते पता लग जाएगा कि ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कवरेज है। जैसे मान लो आपने सैलरी चैप्टर करा, और सैलरी चैप्टर में मान लो आपने 50 क्वेश्चन करे, 50 में से कोई 2-3 बड़े क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सारे कंसेप्ट की कवरेज हो रही होगी, सारे प्रोविजंस की। तो उन 2-3 क्वेश्चंस को पहले ही मार्क कर लो कि भाई आखिरी से एक रात पहले पेपर से सिर्फ इन 2 क्वेश्चन को देख के जाऊंगा, पूरा सैलरी चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। समझ आती है बात? अभी पढ़ना ना सब अच्छा लग रहा होता है, सारी टेंशन होती है पेपर से एक रात पहले कैसे मैनेज करेंगे, सारी दिक्कत वहां आती है। तो वहां पे क्योंकि हमारे पास छुट्टी होती नहीं है, तो आप लोगों को ऐसे करना है कि अभी से मार्क करने, सेम एससीएम के अंदर, सेम आपका एसएफएम के अंदर ना बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अदर प्रोविजंस कवर हो रहे हैं, अदर कंसेप्ट कवर हो रहे होते हैं। तो उनको ना अभी से मार्क कर लेना कि पेपर से एक रात पहले मैं इनको जरूर करके जाऊंगा, इनको जरूर करके जाऊंगा। सारे प्रैक्टिस नहीं करने पेपर से पहले 50-50 क्वेश्चन, सिर्फ एक एक 2-2 प्रैक्टिस करने बड़े बड़े। और लॉ के अंदर समराइज नोट्स बनाने हैं। और समराइज नोट से फायदा क्या होगा, लॉ में क्या करना है, लॉ में वही बच्चा पास होता है जो मल्टीपल रिवीजन करता है। तो मल्टीपल रिवीजन कैसे होगी, जैसे सपोज आज पढ़ा मैंने, पूरी क्लास कराई, क्लास कराने के बाद आपने समराइज नोट्स बना लिए, तो अब अगली क्लास में जब पढ़ने बैठे हो तो पूरा वो मत पढ़ के बैठना कि वो जो 4 पेज मैंने बुक के कराए थे, जो अपने समराइज नोट्स बनाए थे ना, उसको फटाफट 15-20 में पढ़ के अगली क्लास में पढ़ने बैठ जाना। उससे क्या होगा, पुराना सारा रिकॉल भी हो जाएगा और उसके बाद अगली वाली क्लास चालू भी हो जाएगी।
ऐसे करना है आपको। अच्छा, ये ना सेशन ओवर होने वाला है, लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है, तो ये जैसे ही क्लोज होगा ना मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना, 1-2 मिनट में फटाफट इसको स्टार्ट कर देंगे। ये ओवर हो ही जाएगा कभी भी, या मैं कर ही देता हूँ, मैं लिंक शेयर करता हूँ आप लोगों को, फिर फ्रेश माइंड से दोबारा करते हैं। फाइनल वाले बच्चे मन नहीं करता, बताओ। अब तुम वो वाले छोटे छोटे बच्चे थोड़ी रह गए हो कि नर्सरी केजी फर्स्ट वाले 11वीं 12वीं वाले, जिनको मन लगवाने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा, बेटा पढ़ ले जिंदगी खराब हो जाएगी। बेटा बर्बाद है, जिंदगी बर्बाद है तुम्हारी अभी, है ना, अभी होएगी नहीं, हो चुकी है, तो अभी थोड़ा सा और बढ़िया कर लो उसको। अब थोड़ा सुधारने का टाइम आया। तो अब नीचे कह रहा सर समरी बनाने का कोई भी चैप्टर का एग्जांपल दीजिए जो हेल्प हो। ठीक है मेरे भाई, आज मैं सारे एग्जांपल दे के वीडियो बंद करूंगा, मैं करूंगा ही नहीं। नेक्स्ट सर फॉर ग्रुप 3 लॉ कब तक खत्म हो जाना चाहिए टैक्स? अरे भगवान, मेरे को पहले बोलना तो मैं सारे क्वेश्चन खुद ही कवर कर दूंगा। ठीक ठीक, पक्का पक्का पक्का। जितने क्वेश्चन हो ना दिल में जाने से पहले, आज रात का 1 बज जाए, मैं जाने जाऊंगा नहीं, पक्का करा के जाऊंगा मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चन। ठीक, चलो अब बात करते हैं, वापिस आ रहे हैं अपने अपने बच्चों के पास। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था कि पूरे लॉ के लिए तुम्हारे को समराइज नोट्स बनाने। अब बच्चा मेरे से पूछ रहा है सर रिवीजन प्लान कैसे करें? अब ना कोई मेरे को मैसेज करेगा मैंने पढ़ना नहीं है, अब पहले मेरे को बोलने देना, उसके बाद मैं सुनूंगा सबके क्या है। रिवीजन प्लान कैसे करें, है ना? थोड़ी देर में बोलोगे सर पेपर के बिना पास कैसे हो, है ना, बिना तैयारी करे पास कैसे, उसकी भी स्ट्रेटेजी बताओ। अभी थोड़ी देर में ये भी क्वेश्चन आएगा कहीं से, है ना? आएगा कहीं ना कहीं से आएगा कि सर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बताओ कि बिना पढ़े पास हो जाए। आएगा कोई ना कोई कला। सर आप रहोगे तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, सही बदनाम कर रहा था मेरे को, है ना? अच्छा ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं यार आगे। अब बात रह गई यार, एक तो तुम टॉपिक बुलवा देते हो। अब चलो, अब प्यार मोहब्बत वाली बात बाद में होगी, सब पहले पढ़ाई वाली बात कर लेते हैं। इधर बेचारे बहुत सारे लोग वर्किंग है, जिनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इधर मजे ले रहे हैं स्टूडेंट जिंदगी वाले, बहुत सारे इधर ऐसे हैं जो बेचारे अपना काम धंधा छोड़ के फैमिली वैमिली छोड़ के आए हैं यहाँ पे। ये कौन है भाई बात कर रहा है यहाँ पे? भाई अपने आप को म्यूट कर लो, कहीं वो ना हो जाए। वो कौन थी यार, कौन सी लड़की फेमस हो गई थी? एटलीस्ट लड़की 4,000 है ना, इनकी प्रॉफिट अंत 4,000 कोटेश्वर मेरे भाई बंद कर लो, म्यूट कर लो अपने आप को। वो कौन सी लड़की थी जो फेमस हो गई थी इसके अंदर ही ऑनलाइन में? श्वेता। हाँ श्वेता, क्या बात है, श्वेता ना बन जाए कोई। हाँ ध्यान रखना सर श्वेता और पांडे जी। श्वेता और पांडे जी, अच्छा ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं बेचारे किसी की पर्सनल बातें यहाँ पे आ रही हो सारी, ध्यान रखना, कहीं बेचारा कोई आशिकी की बात कर रहा हो, हाँ हम कल मिलेंगे, कहीं ऐसा ना हो बेचारे यहाँ पे फंस जाए। ठीक है, तो चलो अभी हमारी बात चल रही थी यार मेन, तो कहाँ थे यार हम लोग, पढ़ाई की बात कर रहे थे। हाँ, तो हम लोग हैं सीएमए फाइनल की क्लास में, ठीक है ना? अभी हमारा सीएमए फाइनल का सेशन चल रहा है, कोई अलग तो फील नहीं ले रहा है यहाँ पे? ठीक, चलो तो अभी हमारी बात ये चल रही थी कि तैयार कैसे करनी है, हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पढ़ाई की बात में कैसे चलेगा कि देखो, आप लोगों को सबसे पहले लॉ का मैंने बता दिया। अच्छा, लॉ में अब समराइज नोट्स कैसे बनाने, पहले ये सुन लो, जो बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कॉमन, कि समराइज नोट्स बनाने कैसे। जैसे मान लो कि आप सबने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी है, एग्जांपल लेके बात करते हैं। अब प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में ऐसे लिखा हुआ था, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच कंटेन 3 रिस्ट्रिक्शन इन इट्स आर्टिकल्स। इसमें पहली रिस्ट्रिक्शन थी रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, नेक्स्ट थी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, तीसरी थी प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटी। ये 3 बड़ी बड़ी लाइनें थी वहां पे। अब आप लोगों को कैसे करना है, सबसे ऊपर लिखोगे प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी के अंदर लिखोगे कंटेन 3 रिस्ट्रिक्शन इन इट्स आर्टिकल्स, और उसमें वो कैसे लिखोगे, सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर, शेयर्स के ऊपर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट लिमिटेशन, आगे 200 मेंबर्स। थर्ड पॉइंट क्या, प्रोहिबिशन पब्लिक इशू के ऊपर। बात खत्म। हमने एक एक वर्ड लिखा, उनका अंतर निकाल के पूरी डेफिनेशन नहीं उतारी, समराइज बन गया। सेम अगर मैं, जैसे तुम लोगों ने सालोमन का केस पढ़ा था, सालोमन के केस में क्या था कि वो सालोमन था, उसकी वाइफ थी, उसके 4 बच्चे थे, है ना, और उन लोग फैमिली मेंबर्स थे, उन लोगों ने बिजनेस करा था स्टार्ट, तो उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई थी। अब जब आप समराइज नोट्स बनाओगे तो आप ये सारी चीजें नहीं उतारोगे, उसके फैक्ट्स क्या थे, कितनी बीवी थी, कितने बच्चे थे, है ना, ये सब हमें नहीं उतारना। हमें सिर्फ उसका एक मेन जो जजमेंट थी, क्रक्स क्या था कि वाइंडिंग अप के टाइम पे प्रायोरिटी किसको मिलेगी, सिक्योर्ड क्रेडिटर को पहले मिलेगी इंस्टेड ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। बस एक लाइन लिख के छोड़ दो, बस हो गई समरी खत्म। वो एक पेज का पूरा सालोमन का केस उतारने की जरूरत नहीं है। तो समरी ऐसे बनेगी, समरी ऐसे बनेगी कि अल्टीमेटली उस चीज का क्रक्स क्या था, जो हमने मेन पढ़ा, उसकी मेन बात क्या थी, बस वो एक लाइन उतार कर खत्म कर दिया और आगे बढ़ गए। पूरा का पूरा उतारने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी,
अब स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, पेड अप कैपिटल जिसके 50 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, टर्नओवर जिसका 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, फलाना ढमकाना, बड़ी सारी चीज लिखी हुई है। आप लोग क्या लिखोगे नोट्स बनाते वक्त? स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्मॉल कंपनी प्राइवेट होती है, इस पे बन सकता है। और नीचे क्या लिखोगे? बस खत्म। मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल जिसकी कितनी हो सकती है? 50 लाख। मैक्सिमम टर्नओवर इसका कितना हो सकता है? 2 करोड़। बस हमें मैक्सिमम यू कॉलम बना दिया, मैक्सिमम का क्या डाला? मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख, मैक्सिमम टर्नओवर 2 करोड़, खत्म। पूरी एज इट इज डेफिनेशन उतारने की जरूरत नहीं है। ऐसे बनेंगे समराइज नोट्स, ठीक है? ये बात समझ आती है? तो ऐसे ऐसे पूरे की समरी बनानी है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, जब आप लोग डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हो तो सेक्शन 152 है, तो उसके अंदर ना पूरा बताया गया कि डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए डिंग चाहिए, उसको रिटर्न में कंसेंट चाहिए, प्रॉपर लाइनें बनी होती हैं, है ना? DIR 12 फॉर्म जाएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। तो आपको ना पूरा नहीं करना है, पूरी पूरी लाइनें नहीं उतारनी, सिर्फ क्या लिखोगे? एक ही लाइन बनाओगे, दिन कॉमा OR कॉमा DIR 12 कॉमा कंसेंट इज रिक्वायर्ड, खत्म। एक लाइन में समरी बन गई पूरे सेक्शन की। मेन पॉइंट निकाल ले कि इसमें 4 चीज आती हैं, और जब पेपर में जाओगे तो उसी पूरे सेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे बनाने हैं समराइज नोट्स। क्लियर हो गया समराइज नोट्स कैसे बनेंगे? अल्टीमेटली उस सेक्शन को पकड़ो और देखो कि उसके अंदर मेन बात क्या है, उठाकर उसको उतार दो, और वो तुम्हारी समराइज नोट्स में रेडी हो जाएगी। ये हो गई बात लॉ की। और लॉ को जिस तरीके से बताया था, जब भी कोई बच्चा हमसे क्लास लेता है, आपको सबको पता होगा कि मैं पहले एक टाइम कॉलिंग के लिए बोलता हूं बच्चे को कि पहले कॉल पे बात कर लेना। सबको मैं कॉल पे गाइड करता ही हूं एक बार। तो जिस तरीके से शेड्यूल बताया था उसी तरीके से चलना है। थैंक यू सर, आइडिया मिल गया। ठीक है मेरे भाई, शुक्र है, जान में जान आई मेरी भी, वरना तो जाने ना देता मेरे को। ठीक है चलो। अच्छा, अब आगे की बात थी कहां पे? हाँ, हम कहां बात कर रहे थे? नेक्स्ट की तैयारी कैसे करनी है DT की और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। तो DT के लिए मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया कि जब पूरा पढ़ते जाओ, आखिरी में साथ साथ ही, क्योंकि आखिरी में ढूंढना मुश्किल होगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस मार्क करते जाना कि कौन से ऐसे जिसको लास्ट के टाइम पे ही पढ़ना है और पहले नहीं करना, और उसको सिर्फ लास्ट के टाइम पे पढ़ना, और बाकी सारे कुछ जिसमें मेन कंसेप्ट कवर हो रहे हैं उसको छांटना आपको खुद पड़ेगा। आपको समझ आया था, और फिर बाद में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। सेम ऐसे हर जगह पे देखना और ऐसे करना। और एक चीज मैं बता रहा हूं, ये हैबिट अभी से डाल लो कि ये मेरे सब्जेक्ट के नहीं, हर सब्जेक्ट के समराइज नोट्स बनाने हैं। और एक लॉ मैंने एक तरीका और बता रहा हूं, एक तरीका फॉलो करना है 1 4 7 21 का। लिख लो 1 4 7 21। ये मैं फॉलो करता था 1 4 7 21, शायद कभी मेरी किसी वीडियो में सुना हो, मैंने पहले बता रखा है 1 4 7 21 क्या है। 1 4 7 21 का मतलब ये है कि जब मैंने पढ़ाया सेम डे पढ़ लिया, उसके बाद उस चीज को 4th डे पे रिवाइज करा, उसके बाद उस चीज को 7th डे पे रिवाइज करा, उसके बाद उस चीज को 21st डे पे रिवाइज करा। जिंदगी में दिमाग से उतरेगा नहीं, जिंदगी में दिमाग से उतरेगा नहीं। ये हर कंसेप्ट हर जगह फॉलो करो इसको, 1 4 7 21 को, लॉ में, टेक्स्ट में, SCM में, हर जगह उस चीज को फॉलो करो। 1 4 7 21 का तरीका ये मैं हमेशा फॉलो करता था अपने टाइम पे। ये जिंदगी में चीज दिमाग से उतरेगी नहीं। एक बार अगर इतना ऐसे पढ़ लिया, हमारे साथ गलती पता क्या होती है? अच्छा, एक तरीका और है जो बच्चा गलत करता है। मैंने इधर साक्षी, एक मेरी स्टूडेंट ही मेरे से CMA इंटर में फेस टू फेस पढ़ती थी, मैंने इसको सुनाया भी था उस दिन। तो इसमें से हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा गलती कर रहा हो। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि क्या करते हैं भाई साहब, पहले एक एक सब्जेक्ट उठाते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट एक महीना, दूसरा सब्जेक्ट दूसरे महीना, तीसरा सब्जेक्ट तीसरे महीना, चौथा सब्जेक्ट चौथे महीने। एक महीने में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सर इट्स अ फॉरगेटिंग साइकिल। 1 4 7 21 फॉरगेटिंग साइकिल मेरे भाई, फॉरगेटिंग नहीं, नॉन फॉरगेटिंग। वही ना, भूलेगा नहीं तो उसके अंदर एक बार करेगा फॉरगेटिंग। सर वही नॉन फॉरगेटिंग। अच्छा, मैं कहूं तो भाई करो फॉरगेटिंग। मैंने कहा यार 4 बार रिवीजन करने के बाद भूल जाएगा तो बेकार है, तो बात ही बेकार होगी। चलो अच्छा, तो बात कहां चल रही थी कि अच्छा, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, पहले एक महीना एक सब्जेक्ट लगे हुए हैं, पहले टेक्स्ट पढ़ा, फिर अगले महीना लॉ पढ़ा, उससे अगले महीने SCM, उससे अगले महीने SCM। जब 4 महीने कंप्लीट होगा तो टेक्स्ट क्या था, लॉ क्या था, भूल गए सब। ऐसी हरकतें नहीं करनी है, पैरेलल लेके चलना है। बचपन में जब क्लास जाते थे सारे सब्जेक्ट पैरेलल चलते थे ना, सेम ऐसे करना। फेस टू फेस में जाते थे, शेड्यूल बनाना है MWF और TTS का। और जैसे अभी मोइनुद्दीन भी बता रहा था कि टैक्स और लॉ को एक साथ मत उठाना, वो दोनों भारी हैं, और मैं तो कभी भी बोलता ही नहीं उनको एक साथ उठाओ। आपको क्या करना है, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी का कॉम्बो बनाना है। जैसे मान लो एक दिन लॉ कर रहे हो, लॉ के साथ SCM कर लिया, MWF का शेड्यूल ये हो गया, TTS के अंदर टैक्स के साथ SFM कर लिया। एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरी, क्योंकि टैक्सेशन इज आल्सो थ्योरी ना, प्रोविजंस ही है मेनली उसके अंदर। तो इसलिए टैक्स को लॉ के साथ मत करना, दोनों सेक्शन वाली चीजें हैं। टैक्स को करना अलग किसी और न्यूमेरिकल पेपर के साथ, लॉ को करना अलग किसी और न्यूमेरिकल पेपर के साथ। शेड्यूल बनाना है MWF का अलग, TTS का अलग, और सेम डे रिवीजन करना। पहले सेम डे तो साथ साथ करना ही है, प्लस संडे को चारों की रिवीजन करनी है, साथ में टैक्स की क्लास एक्स्ट्रा देखनी है।
अगर कुछ बात समझ आई हो तो मैंने क्या बोला है, नॉर्मली हफ्ते में 3 दिन क्लास देखनी है एक सब्जेक्ट की। जैसे मान लो लॉ की 3 दिन चलेगी, 3 दिन देखोगे ना, एमडब्ल्यूएफ बना लिया, एससीएम का मान लिया 3 दिन देख लिया, एमडब्ल्यूएफ, टीटीएस में 2 सब्जेक्ट हो गए 3 दिन। लेकिन टैक्स को साथ में संडे एक्स्ट्रा करना है क्योंकि टैक्स बड़ा सब्जेक्ट है, तो टैक्स का हफ्ते में आपकी 4 डे क्लास देखनी है। बाकी सब्जेक्ट की आप 3 भी देखोगे वीक में चलेगा, और प्लस संडे को चारों सब्जेक्ट्स की रिवीजन करनी है। अच्छा, जो संडे वाली रिवीजन है ये एक्स्ट्रा है, जो सेम डे करोगे पढ़ने के बाद वो तो ताजा ताजा हो जाएगा ना। देखो बच्चे पता है गलती कहां करते हैं, आज पढ़ा 2 दिन बाद रिवीजन कर लेंगे। तुम सोचो कि अगर मैंने एक क्लास को कराने में 2-3 घंटे लगा दिए और उसमें सिर्फ मैंने 4 पेज कराए हैं, सर मेरा तो लॉ डीटी दोनों ही सब्जेक्ट बाकी हैं, हाउ टू प्लान। मैं समझा दूंगा सर जी आप लोग ना एक्सेप्शनल केस होगा, जो जून वाले बच्चे वो मेरे से अलग से बात करना, मैं एक नॉर्मल लेमैन सबके लिए लेके चल रहा हूँ, जो दिसंबर वाले सर यहाँ पे कॉमन है। तो इसमें मैं एक बात ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना है कि जैसे सपोज आप लोगों को मान लो कि अगर मैंने आज की क्लास के अंदर मैंने मान लो 2.5 या 3 घंटे लगाए, मैंने 4 पेज कराए। अच्छा, मेरे को 4 पेज समझाने थे तो मेरे को 4 पेज कराने में 2.5-3 घंटे लग गए। आप लोगों ने साथ साथ पढ़ा, ताजा ताजा साथ साथ लिख लिया। आधा घंटा आप समराइज नोट्स बनाओगे, 15 मिनट में उसको आपको पता है, आपको अगर आप खुद पढ़ने बैठोगे सेम डे में 4 पेज, तो आपको 15-20 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे अगर सेम डे पढ़ोगे तो। पता है हम गलती कहां करते हैं, हम लोग आज पढ़ते हैं उसके बाद 4 दिन बाद उठाते हैं उस चीज को, गलती वहां होती है। हम लोग सेम डे 15-15 मिनट लगा के रिवाइज करेंगे ना, पहले दिन लगाया, फिर चौथे दिन करा, फिर 7वें दिन, फिर 21वें दिन, ताजा ताजा पढ़ता होगा वो चलता चला जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में और आता है जो मैं भी क्लियर कर दूं साथ साथ, क्या सर सेक्शन नंबर याद करने जरूरी है? राइट, सेम डे इट्स आवर ऑफ माइंड। हाँ बिल्कुल सही मेरे भाई, बिल्कुल सही। अच्छा, तो एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या सर सेक्शन नंबर याद करने जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अब इसका लॉजिक कितने हो जाएंगे मैं समझाता हूं, उसका क्या रीजन है, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक ना मतलब मान लो मोटा मोटा एक आज ना, जैसे आपको पता होगा रजिस्टर के अंदर एक डबल पेज का एक वो होता है, डबल पेज वाला रजिस्टर के अंदर, तो वो 5 पेज फाड़ लो, आज 5 पेज फाड़ लो, डबल मतलब वो 10 हो जाएंगे। उसमें क्या करो, डेली बेस पे जितने सेक्शन पढ़े ना उसको लिखते जाओ डेली बेस पे। जैसे मान लो आज की क्लास में मैंने 5 सेक्शन कराए, तो वो सेक्शन नंबर उसकी हेडिंग उसके सामने लिख दी, उसकी हेडिंग उसके सामने लिख दी। जब अगले दिन पढ़ने बैठ रहे हैं ना, तो वो फटाफट 2 मिनट ही लगेंगे उसको पढ़ने में कि मैंने सेक्शन नंबर क्या था, उसकी हेडिंग क्या थी। तो आप रट नहीं रहे हो, वो ऑटोमेटिक जब बार बार उसको देखोगे ना दिमाग में ऑलरेडी सेट हो जाएगा। और पता है मैं पेज बनाने को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब बुक में से सेक्शन ढूंढने लगोगे ना अलग से, तो पता क्या होगा, जब तक एंड आएगा तो 600 पेज में सेक्शन पलट पलट के ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन सेक्शन को डेली बेस पे आउट करते जाओगे कि आज ये वाली क्लास में ये करें, उसके पेपर पे लिख दिया, तो जब तक पूरा कोर्स खत्म होगा 10 पेज में पूरे सेक्शन तैयार होंगे, पूरे के पूरे सेक्शन तैयार होंगे। और सबसे बड़ी खासियत पता क्या होती है, जिन लोगों को सेक्शन नंबर याद होते हैं ना, आजमा लेना, उन लोगों को लॉ ज्यादा अच्छा याद होता है, क्योंकि सेक्शन की हेडिंग से ही दिमाग में फ्रेम हो जाता है कि उस सेक्शन में क्या था, हेडिंग पढ़ते याद आ जाता है कि उस सेक्शन के अंदर क्या था। तो सेक्शन नंबर को पहले से ही क्या करो, 10 पेजेस का बंडल बना लो, 10 पेजेस मुश्किल से, वो डबल पेज फाड़ लो और डेली बेस पे लिखो। और सेक्शन को सीक्वेंस में याद करने की जरूरत नहीं है कि अपनी मर्जी से सेक्शन 1, 2, 3 ऐसा नहीं करना, बुक के सीक्वेंस में करना है। जैसे आप लोगों ने, जिन लोगों ने कंपनी लॉ स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर कर लिए हैं, तो आपने देखा होगा पहले मैं पढ़ाता हूं सेक्शन 2+20 कंपनी की डेफिनेशन, और बाद में मैं पढ़ाता हूं सेक्शन 2+11 बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, उसके बाद में पढ़ाता हूं सेक्शन 2+68 प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। तो मतलब मैं खुद सीक्वेंस में नहीं पढ़ाता, मैं लिंक करके पढ़ाता हूं। तो आप लोगों को भी जो नोट्स बनाने हैं ना, वो लिंक करके बनाने हैं कॉपी के अंदर, कि पहले अगर सपोज मैंने बुक के सीक्वेंस में पढ़ना है, क्योंकि आप बुक उस सीक्वेंस में पढ़ रहे हो, तो बुक में अगर मैंने सेक्शन 2+20 कराया, उसके बाद मैंने 2+11 कराया, तो आप लोग कॉपी में भी वैसे ही लिखोगे कि पहले सेक्शन 2+20 कंपनी, 2+11 बॉडी कॉर्पोरेट, उसके बाद 2+68 प्राइवेट कंपनी। तो आप उस सीक्वेंस वाइज ही चलोगे, कि वैसे नहीं चलोगे कि हम तो सीक्वेंस में चलेंगे, सेक्शन 2 के बाद 10 के बाद 11 आता तो पहले 11 लिखेंगे, फिर 12 आता तो 12 ढूंढने बैठोगे, ऐसा नहीं करना। जितना आज की क्लास में करा उस सेक्शन की हेडिंग डाल के उसका नंबर लिख दिया। इससे फायदा क्या होगा कि जब अगली क्लास के अंदर बैठेंगे तो फटाफट हम 2-4 मिनट उसको देख लेंगे, तो एंड तक आते आते वो सारे सेक्शन जो होंगे वो दिमाग पे होंगे। और लॉ और टेक्स्ट को यहाँ पास करने का एक ही तरीका है, रिवीजन, री रिवीजन। पेपर से पहले अगर आपने 3 से 4 बार मल्टीपल रिवीजन नहीं करी तो बेटा फेल हो, बेटा फेल हो। मैं लिख के दे रहा हूं, बर्बाद हो, कल भी बर्बाद थे, आज भी बर्बाद हो, अगर 3 से 4 बार रिवीजन नहीं हुई तो। ये पहले से ही तैयारी करके जाना, और तुम्हें ना रटना नहीं है। एमसीक्यू का पैटर्न का सबसे बड़ा फायदा यही है कि रटना नहीं है, सिर्फ देखते ही चीज रिकॉल हो जाएगी। सिर्फ जितनी बार कंसेप्चुअली सिर्फ रीड करा होगा ना, देखते ही चीज दिमाग में सेट हो जाएगी। सिर्फ हमें देखना और आंसर लिखना है, लिखने वाला पोर्शन बहुत कम होता है। और वो केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करनी है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को दूंगा,
कि अगर पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, और अगर मान लो पेपर में सेक्शन नंबर भूल गए तो आंसर को कैसे लिखना है वो भी मैं सिखाऊंगा। वो सब मैं सिखा के भेजूंगा आप लोगों को, उसकी टेंशन मत लेना। सेक्शन नंबर याद है तो कैसे लिखना है, नहीं याद है तो कैसे लिखना है, कौन सा फॉर्म कितने दिन में फाइल होता है, अगर वो याद है तो ठीक, नहीं याद है तो कैसे लिखना है, सब मैं सिखा के भेजूंगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसी चीज के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने बेचारे प्रेशर ले जाते हैं, हम पेपर में भूल गए सेक्शन नंबर। पेपर में अगर सेक्शन नंबर भूल जाओ तो गलत सेक्शन कोड करने से अच्छा सेक्शन कोड ही मत करना, एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन लिख के आंसर स्टार्ट कर देना। उससे फायदा ये होगा कि अगर तुमने गलत सेक्शन लिखा तो 5 में से 0 मिलेंगे, अगर तुमने एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन लिख के आंसर स्टार्ट कर दिया तो वो सोच कम से कम आंसर पढ़ेगा तो सही कि अच्छा इस आंसर के अंदर क्या लिखा है, और कंसेप्ट ठीक हुआ तो 5 में से 4 दे देगा। लेकिन अगर गलत लिखा और कंसेप्ट ठीक था, ऑल्दो अंदर कंसेप्ट ठीक था लेकिन सेक्शन का नंबर ही गलत कोड करा है, तो वो पहले ही 0 कर देगा। तो अगर सेक्शन नंबर पे श्योर नहीं हो तो सेक्शन मत लिखना, सेक्शन मत लिखना, एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट के एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट करके आंसर स्टार्ट कर देना, और ऐसे उसको करना। तो ये था लॉ के बारे में तैयारी कैसे करनी है। मोइनुद्दीन कुछ ऐड ऑन करना है मेरे भाई, कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ बच्चों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो तूने फेस करा और जो तेरे को लगता है कि यार ये बच्चे फेस ना करें, जो मेरे से गलती हुई है इनसे नहीं होनी चाहिए। सर अभी हमारा फर्स्ट टाइम गया था ना सर, हाँ। तो सब लोग ने मॉक टेस्ट दिया था, तो हाँ। मॉक के बेसिस पे आएगा सबमिट होता है, पर मॉक से थोड़ा हट के आया था, क्योंकि मॉक में सिर्फ 30% एमसीक्यूज थे, पर एक्चुअल एग्जाम में 40 मार्क्स तक रिटर्न आ गया था सर, 40 मार्क्स का रिटर्न आ गया था। मतलब एक्चुअल एग्जाम में 55 to 60 मार्क्स का एमसीक्यू था और 40 मार्क्स का रिटर्न था, और जो मॉक टेस्ट आए थे उसके अंदर 30 मार्क्स का एमसीक्यू था, 70 का रिटर्न था, ऐसा हुआ था? नहीं सर, मॉक में 70% एमसीक्यू था और 30% रिटर्न था। ओके ठीक है, और एक्चुअल एग्जाम में? एक्चुअल एग्जाम में 40% हमारा रिटर्न था एंड 60% हमारा एमसीक्यू था। ओके ओके, तो और ये रिटर्न में पैटर्न क्या अभी तक फिक्स नहीं है गाइस, एक चीज मैं बता दूं, ये पैटर्न अभी तक फिक्स नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन नहीं आई है कि सेम ऐसे ही आएगा अगली बार। आप ये एवरेज लेके चलो कि 50-50 का मार्जिन लेके चलो कि 50 का रिटर्न आ सकता है, 50 का एमसीक्यू आ सकता है। आप लोगों को उसके हिसाब से तैयारी करनी है, अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा लेना। जितने लोग यहाँ पे वर्किंग है उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है, वो बेचारे एक्सेल वर्ड पे काम करते होंगे तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जितने लोग वर्किंग नहीं है, जो बेचारे व्हाट्सएप की चैट पे लगे रहते सारा दिन, उन लोगों के लिए बर्बादी हो जाएगी कीबोर्ड पे, है ना। तो आप लोगों को अपनी स्पीड बढ़ानी है, आप लोगों को अपनी स्पीड तेज करनी है ना। आप लोगों की व्हाट्सएप पे स्पीड बहुत अच्छी होगी, मैं जानता हूं, वहां पे वो स्पीड काम नहीं आएगी। और बता मोइनुद्दीन बच्चों को। सर आपने तो सारा बोल दिया ना सर, समराइज नोट्स बनाओ और सब कुछ सर जैसे क्या गाइड बात करें फॉलो करते जाओ, आप एग्जामिनेशन ले आओगे सर। आए हाय लव यू, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है चल। अच्छा, अब एक बच्चे का क्वेश्चन आया है, सर दिसंबर अटेम्प्ट में भी ऑनलाइन होंगे सेंटर बेस? मेरे भाई ऑनलाइन होंगे, सीएमए इंस्टीट्यूट ने कसम खा ली है, ये तो मान लो ऑनलाइन होंगे, ठीक है, जाके मत्था टेक लो सीएमए इंस्टीट्यूट में, उन्होंने लेने ही ऑनलाइन है। अब इन सीएमए इंस्टीट्यूट तुम्हारा ऑनलाइन करा के मानेगा, और मैं तो कहता हूं बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। पता फेल होने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है ना। बस होम बेस खत्म हो जाए, होम बेस खत्म हो जाए, ये तुम्हारे लिए नुकसान करेगा, करियर को आगे इंपैक्ट करेगा। अगर होम बेस खत्म नहीं हुआ ना तो करियर को आगे नुकसान कर देगा, तुम्हारे मार्केट में गुडविल पे इंपैक्ट पड़ सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो। होम बेस खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तो चलो मजबूरी है, अभी इस अटेम्प्ट में मेरे को लगता है फिर होम बेस होंगे, मेरे को ऐसा फील हो रहा है होम बेस होंगे। जिस हिसाब से कोरोना के केसेस चल रहे हैं ना, ऑनलाइन भी होंगे और होम बेस भी होंगे। कह रहा है सर सिंगल या बोथ ग्रुप देने वैल्यू में कोई फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं पड़ता मेरे भाई, मैंने सिंगल करके दिए थे और मैं फेल भी हुआ था, तुम्हारे लोगों को भी मैंने बताया। तो फेल होने से भी फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली तुम्हारी नॉलेज मैटर करती है, अल्टीमेटली मैटर करती है आप लोगों की नॉलेज कैसी है, आप इंडस्ट्री में उनको कितना एड ऑन दे पा रहे हैं, सारा खेल वहां आता है। बहुत सारे लोग इधर वर्किंग है तो वो ऑलरेडी अपनी जॉब में ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे जो अपनी जिंदगी में पहली जॉब पाने के लिए कर रहे हैं। हर किसी का अपना अपना ड्रीम है ना, तो हर कोई अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। तो अल्टीमेटली फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली मेन मैटर करता है आखिरी में आप लोगों की नॉलेज। सर ओनली सीएमए करना सही रहेगा ना? मेरे भाई लोग ओनली बीकॉम करके भी काम कर देते हैं। एक चीज मैं आज क्लियर कर दूं, ये ना लोगों का मिथ है कि बहुत सारी मल्टीपल डिग्रीज लेंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे। देखो मेरे को देख के मत खुश होना कि मैंने बहुत सारी डिग्री करी है तो मैं तुम्हारे लोगों को गाइड करूंगा कैसा करो। मेरे को ना शौक हो गया था पढ़ने का, और मेरे को ना टीचिंग में ही आना था, प्री डिसाइडेड था। और टीचिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, जिस पर जितनी ज्यादा डिग्री होती है ना उसका इतना ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है लोगों पे, तो मेरे को चमकाने के लिए करना पड़ा। नॉलेज में आज भी सीएस की यूज कर रहा हूँ, बाकी डिग्री तो मेरे को बेकार की लगती है अपनी सारी की सारी।
मेन नॉलेज मैं अपनी सीएस की ही इनकैश कर रहा हूँ। जो मैंने इंडस्ट्री में काम सीखा मैं सीएस का ही फायदा उठाता हूँ। मेरे लिए सारी डिग्रियां बेकार थी। तो ये मल्टीपल डिग्री लेने से कोई फायदा नहीं है। एक दो डिग्री जो आपकी अच्छी चल रही है आप उसी को बेस बनाओ, उसी को होल्ड बनाओ, उसी को स्ट्रॉन्ग करो, वही अपने आप में कंप्लीट है। तो इतना कुछ नहीं है कि हम 10 डिग्रियां ले लेंगे तो कुछ होगा। हाँ, शौक वाली बात अलग है। जैसे मोइनुद्दीन एक्सेप्शन है, वो इसलिए नहीं कर रहा कि उसको आगे कुछ करना, उसको शौक है। अगर पढ़ने का शौक है तो फिर जितना मर्जी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। मेरे को भी शौक है, मैं भी कर रहा हूँ। शौक तो फिर शौक से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं तो ऐसे ही लगाता रहता हूँ, मजे से चला जाता हूँ, पेपर दे के आ जाता हूँ, भगवान जाने कैसे पास कर देते मेरे को, है ना। तो हो जाता है। चलो अच्छा, तो और क्या बात चल रही थी मोइनुद्दीन? और कुछ बताया यार बच्चों को और गाइड कर, कुछ अगर और कुछ करना है अपनी तरफ से ऐड ऑन करना है, या बस हो गया? हाँ सर, तो सर एसएफएम में हम बहुत सारा स्ट्रैटेजी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एसएफएम थोड़ा हार्ड पड़ेगा। एसएफएम अच्छा। इस बार का पेपर ज्यादा हार्ड आया था। इस बार का अच्छा। पेपर कंपेयर टू लास्ट टाइम बहुत ज्यादा हार्ड आया था, और एमसीक्यू पेपर में प्रैक्टिकली यूज करना और भी ज्यादा हार्ड हो गया था। और एसएफएम में आपको थियोरी आपको सिर्फ 40 मार्क्स तक का आपका आएगा, 36 मार्क्स तक आपका थियोरी आएगा, और बाकी आपका जो भी था वो पूरा भी एमसीक्यूज था। तो आपको करेक्ट प्रैक्टिस मोइनुद्दीन, ऑन एन एवरेज हर पेपर में कितनी एवरेज रहती है एमसीक्यूज की? 60 की एवरेज रहती है हर पेपर में? सर नहीं सर, वो चेंज होता है सर। एवरेज देखेंगे तो हमारा 60, हाँ सर 60 का एवरेज हमारा एमसीक्यू आता है सर। 60% एमसीक्यू रहता है और 40% हमारे हाँ, लोगों का वैसा रहता है जो हाँ, नॉर्मल सब्जेक्टिव हाँ, टाइप होता है, अगर लॉ के हिसाब से कॉमन बात है करें रिटर्न। या अदर वालों में। अच्छा मोइनुद्दीन, एक क्वेश्चन आता है बच्चे के दिमाग में, वो कैलकुलेशन करने का क्या जुगाड़ होता है? जैसे सपोज कोई टैक्स का क्वेश्चन आ गया, अब वो बड़ी सी कैलकुलेशन हाँ करनी है, सर। तो उसके लिए कैसे होता है? बच्चा कैसे करता है वहां पे ऑनलाइन में? सर अभी हमारा सैलरी का क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल के लिए, तो वहाँ पे हाँ। वो क्वेश्चन ऊपर से बड़ा सा क्वेश्चन दे देंगे, एंड उसमें से ब्रेक 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 करके उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन दे देंगे। लाइक गिवन इन्फो एक बड़ा सा क्वेश्चन दे देंगे, एंड उसके सब क्वेश्चन होंगे सर, छोटे छोटे सब क्वेश्चन होंगे। वो छोटे छोटे सब क्वेश्चन में 4 मार्क 4 मार्क 4 मार्क, तो एक बड़ा क्वेश्चन में 16 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा सर। अच्छा, जैसे मैं समझाता हूँ कैसे कहना चाह रहा है। मान लो जैसे आप लोग पहले बड़ा क्वेश्चन निकालते थे, तो अब इधर क्या होगा कि एक बड़ा सा क्वेश्चन बना देगा, नीचे एमसीक्यू पोर्शन में एमसीक्यूज बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? सब पार्ट करके कि बताओ जीटीआई कितनी निकलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बना देंगे, बताओ टोटल अमाउंट टैक्स का कितना निकलेगा, डिडक्शन कितने अमाउंट की जाएगी। ऐसे ऐसे करके उसके अंदर अंदर पार्ट्स बनाकर वो क्वेश्चन बना देंगे, एक बड़े क्वेश्चन को ब्रेकअप करके। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, इकट्ठे सॉल्व नहीं करना होगा, लेकिन उसको अगर आपको पूरा अलग। अच्छा, रफ पेज का कोई जुगाड़ होता है? जैसे वो बच्चा सॉल्व करने बैठ रहा है तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए कुछ रफ पेज वगैरह क्या सिस्टम रहता है वहां पे, या मन में करना होता है? नहीं सर, रफ शीट हमें दिखाना पड़ेगा, कैमरा के सामने दिखाना पड़ेगा, फलटा फलटा के दिखाना पड़ेगा कि रफ एम्प्टी है पेपर, फिर हम अच्छा। लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। होम बेस के लिए ऐसा था सर, और होम अगर बेस के सेंटर लिए? बेस है तो सेंटर वालों वो पेपर देंगे सर। अच्छा, वो देंगे ना, मतलब ले दे के रफ पेज के। और क्या कैलकुलेटर अलाउड होता है? हाँ सर, कैलकुलेटर अलाउड है सर, चलो शुक्र है, पर ज्यादा कुछ बच्चों झुकना के नहीं डाउट चाहिए। क्लियर हो गए होंगे ज्यादा कि जो क्या 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 कह रहा है मोइनुद्दीन? ज्यादा बेंड नहीं होना चाहिए सर, ज्यादा बेंड होने तो ज्यादा अच्छा, बेंड नहीं ज्यादा होना चाहिए। बेंड नहीं होना चाहिए, ज्यादा झुक के पेपर ना करो। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब ले दे के आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है, रफ शीट अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। सर जुलाई अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी फॉर ग्रुप 3, जुलाई अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी फॉर ग्रुप 3 भाई मैं पेपर वीडियो लाने लगा 2-3 दिन के अंदर, 2 या 3 दिन में वीडियो लाने लगा अलग से जुलाई वाले बच्चों के लिए। यहाँ तो मैंने फिर भी सब थोड़ा सा सबके साथ एक आइडिया हो गया आप लोगों को नोट्स कैसे बनाने वगैरह। स्पेसिफिकली 1.5-2 महीने में कैसे कवर करना उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जुलाई वाले बच्चों के लिए। 2 या 3 दिन में मेरी वीडियो आने वाली चैनल। ठीक, और बताओ यार, किसी को कुछ पूछना है? किसी के कोई गम वम है, कोई हल्के करने, कोई दिल बेचारों की दिन दुनिया आजकल उजड़ी उजड़ी पड़ी हो, है ना? कोई कपल गोल्स खराब हो गए हो, है? चलो ठीक है। सर एक क्वेश्चन है ऋषभ का, ऑनलाइन ऑफलाइन के कंपैरिजन में, ऑफलाइन ऑनलाइन के कंपैरिजन में इजी था या टफ था? मोइनुद्दीन, ऑनलाइन इजी है, तूने तो दोनों दिए हैं, या ऑफलाइन इजी था? सर मैंने सिर्फ ऑनलाइन दिया ना सर, पर कंपैरेटिवली वाला? देखेंगे तो ऑफलाइन इजी था सर। अच्छा, ऑफलाइन इजी था, ऑनलाइन मुश्किल है? हाँ सर, ओहो, ऑनलाइन मुश्किल है सर, ओके। क्योंकि ऑनलाइन में एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज कैसे भी फ्रेम हो सकते हैं। ऑफलाइन में एक पैटर्न फिक्स भी था, यहाँ पे पैटर्न फिक्स नहीं था, नहीं फिक्स नहीं है सर। हाँ मेरे भाई। सर मैं कह रहा था, मतलब एक्चुअली मैंने ऑफलाइन भी दिया था दिसंबर 2019 में, और ऑनलाइन भी दिया था अभी दिसंबर 2020 में। तो मुझे कंपैरिजन में बहुत इजी लगा ऑनलाइन।
अच्छा offline तुम्हें के ऑनलाइन according। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, ये तो भाई सब्जेक्टिव मैटर हो गया, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, किसी को ऑनलाइन आसान लग रहा है, किसी को ऑफलाइन आसान लग रहा है। अच्छा देखो सीधी क्या सी होता बात है तो ये है ऑनलाइन, अच्छा मेरे भाई बताओ। मैंने कहा ऑनलाइन में क्या होता है सर, जब हम कैलकुलेट करते हैं आंसर हमारा ऑप्शन से मैच हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस तभी हाँ एकदम से बूस्ट हो जाता है कि राइट आंसर आ राइट। गया हमारा। हाँ एक्चुअल में पता है क्या होता है, मैं तुम्हें बताऊं, ये ना सब्जेक्टिव मैटर है, कोई चीज आसान कोई चीज मुश्किल नहीं होती। अगर तुम्हारा करा हुआ पेपर में आ गया जो तुमने ढंग से पढ़ा था तो तुम्हारे लिए आसान था, और करा हुआ नहीं आया तो तुम्हारे लिए मुश्किल था। सीधी सी बात ये होती है। मेरे को आज भी याद है, हमारे टीचर होते थे वो बोलते थे कि जिस पेपर को बच्चा टफ बोल रहा होता है उस पेपर में कोई दूसरा बच्चा 90 भी ला रहा होता है, जिसको हम टफ बोल के निकलते हैं उसी में कोई दूसरा बच्चा 90 भी ला रहा होता है। तो ये टफ और इजी का खेलना सब्जेक्टिव मैटर है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। तो ये हम किसी पर्सन पे डिपेंड नहीं कर सकते कि क्या इजी होगा क्या टफ होगा। हर पेपर हर बंदे के हिसाब से अलग होता है, ये इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका लॉ में इंटरेस्ट है, उनको लॉ अच्छा लगता है तो वो कहते हैं कि लॉ के पेपर में कुछ था ही नहीं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको एससीएम अच्छा लगता है, लॉ से डर लगता है, तो उनको एससीएम के पेपर में कुछ नहीं लगेगा, लेकिन लॉ के आसान पेपर में भी उनको बहुत कुछ लगेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन पे बहुत सारी चीजें वेरी करती हैं। और बताओ सर, प्रभास कह रहे हैं इज इट पॉसिबल दिस अटेम्प्ट आल्सो विल हैव अ होम बेस? डेफिनेटली होगा यार प्रभास, मेरे को तो 99% उम्मीद है कि होम बेस होगा। जिस हिसाब से सेंटर को जिस जो चल रहा है ना, ये सब सिस्टम चल रहा है, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और इतने हमारे पास ना सेंटर ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अवेलेबल नहीं है कि हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर हायर कर लें किस चीज को, ये अलग अलग सेंटर्स को, कि हमारे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी सीएमए के बच्चे हैं जाके सेंटर में पेपर दे दें। मानसी बंद कर लेना, म्यूट कर लो। हाँ तो इतना पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास इतना सेंटर ही नहीं है कि ऐसा हो पाए। डेफिनेटली होम बेस मेरे हिसाब से तो होगा। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता यार, सीएम इंस्टीट्यूट का क्या दिमाग चल रहा है, काउंसिल वालों का क्या दिमाग चल रहा है। जब वो लोग होली पे रिजल्ट निकाल सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं है ना, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेरे को तो समझ नहीं आई वो लोग करते क्या है। होली पे रिजल्ट, भगवान जाने, इधर बेचारा होली नहीं बना पाया बच्चा हमारा, रंग लगाए या अपना रंग उड़ जाए उसका कुछ नहीं पता, है ना, कुछ क्या होता है कुछ नहीं पता। तो देखते हैं क्या होता है। और बताओ किसी को कुछ पूछना है? हेलो। हाँ सर जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी। अच्छा तुम्हारे पास एक्चुअल एग्जाम के चैप्टर वाइज मार्क्स का कुछ ऐसा कुछ अपने पास डिटेल है क्या, कि एग्जाम में एक्चुअली जैसे हमारे मॉड्यूल में तो वेटेज देते ही है, हाँ, लेकिन हाँ। एग्जाम में कभी कभी वो डिफर हो जाता है एक्चुअली, वो होगा भी वेटेज दिया है सर उस जी हिसाब जी, से अब नहीं आपको आता पूरी है। तैयारी करनी पड़ेगी। वो ये बहुत गड़बड़ी हो गई है जब से ऑनलाइन एग्जाम, जैसे भी मोइनुद्दीन ने बताया, देखो 15 मार्क्स का क्वेश्चन 20 मार्क्स में आ गया है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और डायरेक्टर हर बार 10 to 12 मार्क्स का आता था, इस बार डायरेक्टर आया ही नहीं ज्यादा, इस बार 1% कंपनी की केस स्टडी आ गई थी 10 नंबर की ओपीसी के ऊपर। तो ये ना पैटर्न फिक्स नहीं हो रहा ऑनलाइन के अंदर, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सिलेक्टिव स्टडी करना बेकार है। सारी तैयारी करो, अच्छे से करो, हर कुछ पढ़ के जाओ, छोड़ नहीं सकते अब कुछ भी ऑनलाइन के अंदर। इसीलिए मोइनुद्दीन ने जो बात बोली थी ना कि ऑनलाइन ज्यादा टफ पड़ेगा, मेरा भी मानना ये है कि ऑनलाइन ज्यादा टफ है। वो देखो हर बंदे की पर्सनल ओपिनियन है, ऋषभ गलत नहीं था अपनी जगह, उसको वो आसान लगा, लेकिन मेरा भी मानना ये है कि ऑनलाइन ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन, क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते, सिलेक्टिव स्टडी कर नहीं सकते, किसी चीज का भी कोई पैटर्न फिक्स नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो अच्छे से करो तैयारी, और कुछ भी से ये मत मान के चलना कि इस पे से आएगा आएगा। टाइप्स ऑफ कंपनी जिंदगी में नहीं आता था और 10-12 नंबर का आ गया, और डायरेक्टर हमेशा आता था और नहीं आया। तो ये इस बार जो इसी की वजह से बच्चा फेल हो गया बेचारा। बच्चे ने सिलेक्टिव स्टडी करी थी कि मैं ये टॉपिक को करके जाऊंगा, इसमें से तो पेपर आता ही है, और वो हुआ नहीं। सर स्टेप मार्किंग मिस हो जाती है भाई, ये तो है, अब क्या कर सकते हैं। अब वो बड़े क्वेश्चन में तो मिस नहीं होगी, लेकिन छोटी जगहों पे तो हो सकती है, वो क्या कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं है हमारे हाथ में। चलो ये सेशन भी ओवर होने वाला है यार, 2 मिनट ही बचे हैं, टाइम नहीं बचा। टाइम कितना बचा है? 7 मिनट्स बचे हैं। लेकिन नीचे लिखा नीचे मानसिका, सर हाउ टू मैनेज टाइम विथ वर्क फ्रॉम होम गोइंग व्हेन वन फ्रॉम होम गोइंग ऑन। तो ये तो यार आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, अपने हिसाब से शेड्यूल बनाना पड़ेगा। इसके लिए पता है क्या करो, मैं क्या करता था, मैं अपना बता देता हूं। जिस जगह पे बैठते हो ना, उस जगह पे ना रिटर्न शेड्यूल बनाओ, कि देखो अपना आइए, आपको पता होगा आपका डे का शेड्यूल कैसा रहता है, कि ऑफिस में कितना टाइम देना है जो बच्चे वर्किंग है, और उसके बाद कितना टाइम स्पेयर होता है। रिटर्न शेड्यूल बनाओ कि इतने से इतना टाइम मेरा स्पेयर है, इतने में ये क्लास देखूंगा या ये क्लास देखूंगी, इतने टाइम में मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा, इतने टाइम में करूंगा। और जिस जगह पे बैठते हो उधर सामने पेपर को चिपका दो। पता है क्या होता है, जब कोई चीज रिटर्न में होती है ना और वो पूरी ना हो ना, चुपती है देख के, हो मैंने आज ऐसा नहीं करा। जबकि मन में होती है ना, वो चुपती नहीं है।
रिटर्न वाली चीज ना जब बार बार आंखों के सामने दिखती है ना, चुभता है, गिल्ट फील होता है कि मैंने आज जो आज का टारगेट था पूरा नहीं करा। हाँ, अगर बेशरम इंसान हो तो फर्क नहीं पड़ता छोड़, बनाते पर्चा फाड़ो, नया बनाएंगे अगली बार कोई नया शेड्यूल, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन नॉर्मली चुभता है, रिटर्न शेड्यूल चुभता है। ऋषभ, कुशाल कुछ कह रहे थे? हाँ सर, वो और एक चीज पूछना था सर। एक्चुअली आपका ओवरऑल ऐसे मतलब मेंटालिटी एकदम रिलैक्स होता है, तो सर वो एग्जाम के टाइम पे प्रेशर कम करने के लिए, मतलब आपके जैसा मेंटालिटी लाने के लिए क्या करें हम लोग? मेरे जैसी मेंटालिटी लाने के लिए? अच्छा मतलब सर स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए। स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए देखो यार मेरे भाई, मैं तो तुम्हें सच्चाई बताऊं, मैंने ना जिंदगी में स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए सारे काम करे हैं। मतलब मैं पढ़ाई करते के टाइम, मतलब सारे काम का मतलब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मेरे मतलब ले देखिए, समझो कि एक आशिकी वाले जवानी वाला जो शौक होते ना, मतलब हम जिम भी जाते थे, साइकिलिंग भी करते थे, इसके अलावा मतलब दोस्तों के साथ घूमने भी जाते थे, बाहर भी जाते थे। तो मतलब मैंने कभी ना पढ़ाई को पढ़ाई वाले तरीके से लिया नहीं। मतलब मैं पढ़ाई के टाइम पे सीरियस होता था, लेकिन मैंने ना कभी ना बहुत कूल लाइफ जिया। मतलब मैंने ना कभी इस चीज को ना प्रेशर से नहीं जिया कि यार मैं प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूं तो मैं रह ना जाऊं, है ना, अगर मैं ये सब चीजें करूंगा तो बर्बाद ना हो जाऊं। बहुत सारे लोग तो मैं देखा होगा शादियों में नहीं जाते, है ना, बर्थडे नहीं मनाते, दोस्तों के साथ कुछ भी नहीं करते, सब कुछ करो। पता क्या है यार, पता क्या है, करियर के साथ में तुम ये भी देखो, मैं मेरा एक दोस्त था, वो एक चीज मेरे को बोलता था बहुत अच्छी। जब मैं फेल हुआ ना, तो मेरे को ना, मैं मन में एक चीज सोचता था कभी कभी, मेरे को ना एक चीज नेगेटिविटी पता क्या आती थी, जब मैं फेल हो रहा था ना, तो पता क्या होता है, जब इंसान फेल होता है उसको ना हर चीज ना ऐसा लगता है कि यार मेरा करियर बर्बाद है, मेरी जिंदगी बर्बाद है ना, आसपास। तो मैं क्या होता था, सुबह कोई चाय वाला भी देखता था ना, उसके अंदर भी अपनी शक्ल दिख रही होती थी कि भगवान कहीं ये ना हालात हो जाए मेरे। होता है कभी, ऐसा हुआ है कभी? मेरे साथ होता था, है ना, चाय वाले में, रिक्शे वाले में अपनी शक्ल दिख रही होती थी कि यार कभी जिंदगी में मेरे ऐसे हालात ना हो जाए, है ना। बहुत नेगेटिव फील होता था। तो मेरे एक दोस्त था, उसने मेरे को एक बात बोली थी बहुत अच्छी, मेरे को इतनी अच्छी लगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसने मेरे को बोला कि रमन भाई, एक पता है, एक छोटी सी जो चींटी होती है ना, चींटी, लोग उसके लिए भी ना खाना छोड़ देते हैं, छोटा सा कोने कोने में आटे के टुकड़े छोड़ देते हैं कि इसको भी खाना मिल जाए। तो जब एक छोटी सी चींटी को भी उसका खाना मिल जाए, तो हम तो इंसान है, भगवान ने हमारे को हाथ दिए हैं, तो हम कैसे भूखे सो सकते हैं? तो इंसान भूखा तो नहीं मरे, है ना। तो उसने जो मेरे को बात बोली ना, तो मैं फेल होने के बाद तो उसकी बात से इतना संतुष्ट हुआ, इतना सेटिस्फाई फील करा। और उसने मेरे को एक चीज और बोली, मेरा बहुत क्लोज था, वो क्वालिफाइड से था, आज के आईसीआईसी के अंदर असिस्टेंट लीगल हेड है वो, आज के आईसीआईसी बैंक। मेरे साथ हम दो इकट्ठे सीएस कर रहे थे। तो जब सीएस बना, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था इमार एमजीएफ में, जिस कंपनी में बुर्ज खलीफा बनाया था दुबई के अंदर। मैं उस ग्रुप में एज असिस्टेंट लीगल हेड अपॉइंट हुआ था, लेकिन मैं नौकरी छोड़ाया। होता है ना, पंजाबी बंदे नौकरी नहीं होगी, कोई कह दे काम करते, वही नहीं होता हमसे, दिक्कत है खून में तो मेरे से सर वो अच्छा, वो अभी सब स्टूडेंट का भला हो रहा है सर आपकी वजह से, सीरियसली। तो बस वही था, बस मेरे को लगता है लिखा होता है किस्मत के अंदर क्या करना है जिंदगी में। तो मेरे से नहीं हुई नौकरी, मैंने नहीं करी, मैं नौकरी छोड़ के आ गया। मेरा 7.5 लाख का पैकेज था, मैं चली चलाई नौकरी छोड़ के आया। और अब अगर आज मैं कर रहा होता तो शायद मेरा पैकेज कम होता, लेकिन मैं टच उससे 5 गुना कमाता हूँ। तो मेरे को पैसे से तो फर्क पड़ता ही नहीं, लेकिन पैसे से ज्यादा जो रिस्पेक्ट मिलती है, वो बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर। जब मेरे पास हर अटेम्प्ट के अंदर बच्चा पास होकर बोलता है ना, सर मैं सीएम में बन गया, मैं सीए बन गया, मैं सीएस बन गया, है ना, अब वो जिंदगी के अंदर वो उसकी एग्जामिशन आती है, वो जिस रिस्पेक्ट से मैसेज भेजता है, तो रात को इतनी प्राउड वाली नींद फील होती है ना कि यार अच्छा, आप किसी जगह पे जा रहे हो, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं मेट्रो में जा रहा हूँ, बच्चे मिलते हैं, सर 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 मैं आपका स्टूडेंट, सेल्फी खिंचाने आ जाते हैं। तो इतना अच्छा लग रहा होता है कि हमारे को लोग जानते हैं, पब्लिसाइज हो गए, इमेज बन रही है। तो ये जो इज्जत है ना, ये कॉर्पोरेट में ना मिलती इतनी इज्जत। तो वो एक फायदा मेरे को मिला यहाँ पे। लेकिन अल्टीमेटली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, जब मेरे उस दोस्त ने मेरे को बताया ना कि रमन भाई टेंशन नहीं लेनी, तो मैं उसके बाद वो कहता है कि भाई एक चीज देखो, तुम्हारे साथ तुम अगर ये देखोगे कि हम फेल हो रहे हैं और हम ये चीजें एंजॉय ना करें कि 4-5 साल की मेहनत है, उसके बाद कर, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना 5-6 साल की मेहनत है, करियर सेट कर लो, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है, फिर करते रहना। बेटा ऐश कभी आती ही नहीं, ये तो सच्चाई है, मैं बनने के बाद फील कर रहा हूँ। जो टाइम है ना, उसको उसी टाइम यूटिलाइज कर लो, वो जवानी भी हाथ से निकल गई ना, वो टाइम भी दोबारा नहीं आएगा। मेरे को तो ये भी फील होता है। जो 18 से 24 साल की जो यंग एज होती है ना, पता है क्या, पढ़ाई करनी जरूरी है, लेकिन ये बैलेंस होना चाहिए। अगर वो भी बर्बाद हो गई ना, तो वो जवानी भी दोबारा नहीं आती, है ना। तो अगर ठीक एक टाइम पे करे, तो उस टाइम पे वो मिस करोगे जो तुम्हारे दोस्तों ने करा, कि यार वो दोस्त कितना घूम रहे थे। नो डाउट कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे दोस्त अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो अभी घूम ही रहे बेचारे, बाद में रख के खाएंगे। लेकिन ना मेरा मानना है, एक शेड्यूलिंग ऐसी होनी चाहिए कि हर चीज का बैलेंस हो। मैं आज की डेट के अंदर भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो टाइम कितना बचा है, चलो 2 मिनट बचे, बताता हूँ। मेरा अगर शेड्यूल सुनोगे तो मैं बताता हूँ। मैं सुबह के हिसाब से मेरा उल्टा चलता है। मैं सुबह 11:30 उठता हूँ सो के। अभी बताऊंगा, तुम सोचोगे 11:30 सर उठते क्या, शाही जिंदगी, ऐसा नहीं है। अभी बताता हूँ कैसे चल रहा है। मैं सुबह 11:30 सो के उठता हूँ, उसके बाद 12 बजे तक मैं आराम से नाश्ता करता हूँ, आराम से नाश्ता वाश्ता करके उसके बाद 12 से लेकर 2-2:30 बजे तक स्टाफ से फॉलो अप लेता हूँ कि स्टाफ ने कितनी कॉलिंग करी, क्या बात करी।
और फिर जो बच्चे बुक लिख रहे हैं, हमारे जो स्टाफ वर्ड का पीपीटी का काम करते हैं, वो उनसे पूछता रहा। 2:30 बजे 3 बजे खाना वाना खाया, उसके बाद 1-1.5 घंटा फिर जो जैसे आप लोग बच्चे हो जिनको बुक्स बेची, उनको शेड्यूल के लिए टाइम दिया, कितने बजे कॉल कर लेना, फिर 3 से लेकर 5 साढ़े 5 तक का वो शेड्यूल चला। फिर उसके बाद शाम को 1 आध घंटा चाय वाय भी रिलैक्स करा। उसके बाद 7 से लेकर 8 सवा 8 तक जिम जाता हूँ। उसके बाद वहां से आने के बाद हमारे पास डॉग्स हैं, उनको मैं घुमाने जाता हूँ, ले देके 9:15 साढ़े 9 बजे तक मैं रेडी होकर उनको घुमा के, फिर उसके अंदर खाना वाना खा के 10 सवा 10 बजे तक मैं तैयार होकर स्टूडियो में आ जाता हूँ रिकॉर्डिंग करने। फिर 10:15 बजे से लेकर मैं 12 सवा 12 साढ़े 12 बजे तक पढ़ाई करता हूँ अपनी, जो मेरे को पढ़ाना है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है। फिर 12:30 बजे से लेकर मैं सुबह 5:30 बजे तक रिकॉर्डिंग करता हूँ, सुबह 5:30 तक। फिर मैं 5:30 बजे सुबह सोता हूँ और उसके बाद मैं फिर सुबह 11:30 बजे उठ जाता हूँ। मैं अगर तुम देखो तो 6 5 11 होते हैं। मैं बनने के बाद भी, जिंदगी में सक्सेसफुल होने के बाद भी, मैं आज की डेट में भी 6 घंटे से ऊपर की नींद नहीं लेता। और लोग बोलते हैं कि यार सक्सेस ऐसे मिल जाती है ना? तो अच्छा, और मैं तुम अगर देखो, मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं। मैं संडे के टाइम पे दोस्तों के लिए टाइम निकालता हूं, मैं अपनी हेल्थ को भी टाइम दे रहा हूं, मैं जिम को भी टाइम दे रहा हूं, मैं डॉग्स को भी टाइम दे रहा हूं, मैं अपनी फैमिली के साथ भी रहता हूं, मैं सारे काम कर रहा हूं। तो ये ना आपको करना है, शेड्यूल कैसे मैनेज करना है। इंसान जैसे मैनेज करेगा जिंदगी में, वो वैसे चलेगा। हम लोग ना 5 घंटे बैठ के ना फोन पे बर्बाद कर देंगे, इसका रिप्लाई उसका रिप्लाई उसका रिप्लाई, और उसके बाद क्या होगा, हमें फील होता है हमने कुछ किया ही नहीं, दिन बर्बाद हो गया। हर आधे घंटे में हमारे हाथ में फोन 10-15 मिनट फोन होता है, नोटिफिकेशन तो नहीं आई। तो हम लोगों को ना पहले से मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ।